नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ टाइप के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि बीए के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चंस पिछले वर्ष या उससे पहले यानी 2023 और 2024 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए, यहाँ तक कि 2022 में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो इसमें रखे गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है चूंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, चूंकि लगातार 2022, 23, 24 इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 2025 में जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना थी, उन प्रश्नों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया गया है। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना कैसे है, ये सब कुछ आपको वेल डिटेल तरीके से समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मानव भूगोल आपको पढ़ना होता है जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, ठीक है। तो मानव भूगोल का इससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, यूनिट वगैरह वीडियोस भी 2-3-4 दे चुका हूं। यूनिट 7 की वीडियो है, यूनिट 2 की वीडियो, ये सब भी मैं दे चुका हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यूनिट जो आपके जैसे यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6 ये सब आपके जो बच रहे थे, एक आध दो यूनिट, उन सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांट करके आपके समक्ष रखने का प्रयास किया गया। इसके बाद में 1-2 मॉडल पेपर आपका और आ जाएगा और उसके बाद में आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप ये पढ़ करके चले जाइएगा, आपकी परीक्षा में बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। चले, जियोग्राफी बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल से रिलेटेड होंगे, उसकी महामैराथन क्लास है। आप सभी लोग इसको बहुत ही बारीकी के साथ देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। देखिए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आए, मतलब कि आपकी परीक्षा में आएंगे, उनके उत्तर को कैसे लिखना है ये भी मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो बेसिकली ये अपने आप में टॉपिक भी क्लियर होते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में आ सकता है क्वेश्चन, आखेट से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। इसको अंग्रेजी में प्रश्न कहेंगे मेंशन द प्रोडक्ट्स ऑफ हंटिंग, यानी कि जो आखेट, आखेट माने होता है हंटिंग, हंटिंग माने होता है शिकार खेलना, यानी जो हम शिकार करके जो वस्तुएं प्राप्त करते हैं उन वस्तुओं के बारे में बताएं। हम शिकार क्यों करते थे, या जब प्राचीन आवास था या पहले हम रहते थे, प्राचीन काल का मानव जो था उसका जो भोजन होता था वो आखेट पर ही निर्भर करता था। वह एक प्रकार से शिकार खेलता था, पत्थर के औजार बना करके जानवरों को मारता था, कच्चे मांस का सेवन करता था। फिर बाद में आग का आविष्कार होता है, फिर मांस को भून करके खाया जाने लगता है। फिर धीरे धीरे करके आप देखते हैं कि पशुओं, तमाम प्रकार के दूध वाले पशु जो है दुधारू पशुओं को पाला जाने लगा। उसके बाद में दूध जो है एक प्रकार से आने लगा भोजन के में मुख्य रूप से। फिर कृषि करने लगे लोग। इस तरीके से आप देखते हैं मानव का विकास हुआ, ठीक है। तो अलग अलग प्राचीन काल से लेकर के अब तक जो है मनुष्य के जो आर्थिक क्रियाकलाप रहे हैं या उनको भोजन करने को लेकर के जो एक प्रकार से या उनके रहने का जो स्थान रहा है वो भिन्न भिन्न रहा है, परिवर्तित होता रहा है, ठीक है। समय के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इन चीज़ों में। मानव भूगोल में बेसिकली जो मानव प्रवास है उसका अध्ययन किया जाता है। तो अलग अलग सिचुएशन में प्राचीन समय मानव कैसा रहता था, कैसे शिकार खेलता था, भोजन संग्रह कैसे करता था, तो उसी भोजन संग्रह में आखेट एक महत्वपूर्ण भूमिका में आता है। आखेट पर बेसिकली यानी कि जितने भी जनजाति लोग आज भी हैं वो शिकार पर ही डिपेंड करते थे, ठीक है। देखिए, एकत्रीकरण की तरह आखेट भी, यानी जैसे आप संग्रह करते हैं कोई भी चीज, भोजन संग्रह हुआ या कुछ भी आप संग्रह करते हैं, तो उसी तरीके से मानव के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है क्या, आखेट यानी शिकार। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगली जानवरों का आखेट करता रहा है, यानी ऐसे जानवर जो जंगल में रहते हैं उनको मार करके उनके मांस को खाना एक प्रकार से, और उनकी जो खाल होती है उनको पहनना, ठीक है। ये सब और उनके चपड़े, मतलब कि चमड़े के जूते वगैरह बनाना, ये सब एक प्रकार से मनुष्य का रहा है। आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए आखेट करता है, जिससे उसको निम्नांकित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब आखेट कौन करता है, जैसे जनजातीय एस्किमो हो गया, बद्दू जनजाति हो गई, तमाम प्रकार की जनजाति मैंने आपको बताया था, किर्गीज हो गया, मसाई हो गया, सेमांग हो गया, विश्व स्तर की जनजातियां हैं जो आज भी शिकार पर ही डिपेंड है, शिकार करके ही अपना भोजन निर्माण करती हैं, ठीक है। क्या क्या मिलता है शिकार से उनको, सबसे पहली चीज शिकार से जो प्राप्त होती है भैया, वो प्राप्त होता है भोजन। भोजन के लिए शिकार करते हैं लोग। आदिम जातियों के द्वारा आखेट मुख्यतः भोजन के लिए किया जाता था, यानी खाना खाने के लिए। इसमें सभी प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं, चाहे चाहे वो घास वास खाने वाले जंतु हों, उनको भी मार करके खाते थे,
और चाहे वो मांसाहारी जंतु हों उनको भी खाते थे, ठीक है। यानी जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, छिपकलियाँ हो गई, इन सभी का भी शिकार भोजन व कई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जनजातियों के लोग किया करते थे। तो पहले ज़रूरत है भोजन। दूसरा जो हमको चीज़ें मिलती हैं मतलब कि शिकार से, वो मिलता है वस्त्र। देखिए जंगली जानवरों को आखेट करके उनकी खालों का वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता था। यानी उनकी खाल को बढ़िया से साफ सुथरा करके उन्हीं का वस्त्र बना करके पहनते थे लोग। आज भी कई जनजातियों में उसके वस्त्र पहने जाते हैं। मैंने जनजातियों का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है। जैसे आप देखते हैं इसमें रियंडर, रियंडर नाम का एक कुत्ता होता है, ठीक है, मतलब कि रियंडर नाम का एक जानवर होता है जो जंगली जानवर है बेसिकली। वह एक प्रकार से जो है उसकी खाल से, मतलब आप देखते हैं तमाम प्रकार की चीज़ें बनाए थे, वस्त्र वगैरह। ऊँट है, कैरिबो है, आदि पशुओं की खालों का प्रयोग वस्त्र के रूप में किया जाता है। कई पशुओं से प्राप्त समूर का प्रयोग भी वस्त्र निर्माण में किया जाता है। तो इस तरीके से वस्त्र निर्माण के लिए इन सभी के खालों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा चीज़ होता है शिकार करने में हमको जो प्राप्त होता है वो होता है आश्रय। देखिए आखेटक जातियाँ घुमक्कड़ होती हैं। घुमक्कड़ माने क्या होती हैं? एक स्थान पर रहती हैं, फिर उस स्थान पर चारा पानी जब तक मिलता है तब तक रहती है, फिर दूसरे स्थान पर जा करके फिर चारा पानी की खोज में वो चलते रहते हैं। इसी को मतलब कि कहते हैं घुमंतू या फिर चलवासी, ठीक है। इनके अस्थायी निवास नहीं होते, यानी कि एक घर नहीं बनाते जहाँ पर हमेशा रहते हैं। ये चलते रहते हैं, भोजन पानी की तलाश में जाते रहते हैं। ये आखेट से प्राप्त पशुओं की खालों से क्या बनाते हैं? तंबू बनाते हैं। तंबू समझते हैं, जिसमें ये रहते हैं, ठीक है। और उसी में रहते हैं तंबू, जिसको जो है भोजपुरी में सामियाना कहते हैं, उसी को तंबू कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर वो तंबू बनाते हैं, जैसे आजकल टेंट वगैरह लगाता है ऐसे, तो टेंट के जो आजकल सूती वस्त्र के बनते हैं, पहले इन्हीं चमड़े की खालों से एक प्रकार से तंबू वगैरह बनाने में, ये मतलब कि जो बर्फ़ से जो घर होते थे उनके अंदर चमड़ों की खाल लगा दी जाती थी, ठीक है, ताकि जो है गर्माहट महसूस हो और ठंडक में व्यक्ति रह पाएँ। इस तरीके से घर निर्माण में भी ज़रूरी होता था ये। चौथा बात है उपकरण और हथियार भी मिलते थे। देखिए आखेट करने वाली आदिम जातियाँ अपने दैनिक जीवन में प्राप्त हो बर्तन, जल व भोजन को संग्रहण करने के लिए उपकरणों को आखेट से ही प्राप्त करते थे। जैसे आप देखते हैं कभी-कभी कपाल, आप देखते हैं जो सर होता है मनुष्य का सर, उसके सर में भी, या फिर जो जानवरों का जो सर होता है उसमें एक प्रकार से जो हड्डी होती है उसमें बढ़िया कटोरा टाइप का होता है। तो उसी कटोरे में बढ़िया वो मदिरा पीना हुआ या जल पान करना हुआ, तो उसमें भोजन करना हुआ, तो एक बर्तन भी उससे प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त पशुओं की हड्डियों से तीर बनाते हैं, पशुओं की हड्डियों से भाले बनाते हैं, जिनका प्रयोग वो शिकार करने के लिए करते हैं। तो तमाम प्रकार के उपकरण और हथियार भी जो है पशुओं की हड्डियों से बनाए जाते हैं। उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त पशुओं के सींग, पक्षियों के पंख और अन्य प्रकार की वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। जैसे कि एस्किमो नाम की जो जनजाति है, इसके द्वारा धूप के चश्मे जो होते हैं, यानी धूप में निकलने वाले जो चश्मे बनाते हैं लोग, वो एक प्रकार से बनाते हैं इन्हीं जंतुओं के, एक प्रकार से पशुओं से, जैसे उनके सींग वगैरह से या तमाम प्रकार की चीज़ों से, उनके सुई धागा आदि जीव जंतुओं के विभिन्न अंगों से बनाए जाते हैं उनके, ठीक है, ताकि एक प्रकार से वो अपने लिए वस्त्रों का एक सिलाई बुनाई करने के लिए भी उन्हीं उन्हीं जानवरों से प्राप्त ही चीज़ों से बना लेते हैं। तो ये चीज़ आपकी रही भाई, शिकार खेलने से जो हमको वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसलिए मनुष्य शिकार खेलता था पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, लघु उत्तरीय में सब क्वेश्चन आते हैं। विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों के नाम लिखें। मत्स्य क्षेत्र मतलब होता है जहाँ पर मछली जो है पाई जाती है। मछली कहाँ पर पाई जाती है? सबसे पहले ये जानिए, मछली उन जगहों पर पाई जाती है भैया जहाँ पर क्या होता है, ठंडी जलधारा और वायु जो है गर्म जलधारा दोनों आकर के मिलती हैं। जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पर एक जीव का निर्माण होता है। जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा समुद्र की आकर की मिलती है, वहाँ पर जो है क्या होता है, एक जीव उत्पन्न होने लगता है। उसके जीव के लिए एक वातावरण क्रिएट हो जाता है ऐसी जलधाराओं के बीच में, उसका नाम है प्लैंकटन। प्लैंकटन नाम के जो छोटे छोटे जीव होते हैं वह उसी जल में एक प्रकार से उनका प्रादुर्भाव होता है, और वही प्लैंकटन जो होता है क्या होता है, मछलियों का भोजन होता है। और बेटा जब भोजन आपको मिल जाएगा कहीं पर तो वहाँ से आप नहीं छोड़ेंगे। शादी ब्याह में आप काहे जाते हैं, बारात, डांस करते हैं दुनिया भर का 1 घंटा कि अभी बढ़िया बढ़िया पूड़ी मिलेगी और बढ़िया मक्खन पनीर और मटर पनीर की सब्जी और कचौड़ी, और सुबह बढ़िया भैया क्या मिलेगा, रसगुल्ला और छेना मिलेगा राजभोग का। तो इसके लालच में जो है आप डांस करते हैं 2 घंटा तक। हालांकि लालच कुछ और भी हो सकती है आपकी, लेकिन ठीक है ये चीजें होती। तो ऐसे ही भोजन की तलाश, या जब भोजन एक प्रकार से पता चलता है कि भाई भोजन मिलेगा हमको, ठीक है, तो ऐसे में एक प्रकार से क्या होता है, जो है भोजन की तलाश में वहीं पर मछलियां आकर के रहने लगती हैं। पहले की जनजातियों भी जहां पर भोजन या शिकार ज्यादा होते थे वहीं पर आकर के अपना डेरा तंबू
नुकसान देती थी। ऐसे ही मछलियाँ भी वहीं पर रहती हैं जहाँ पर उनके लिए भोजन उनको मिलता है। तो प्लैंकटन वहीं पर रहता है जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती हैं। अब ऐसी स्थिति में वही जगह पर मछली भी खूब रहेगी, तो उस क्षेत्र को मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कह दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मछलियाँ खूब पाई जाएंगी। और इसका फायदा कौन उठाएगा? जो बुद्धिमान पुरुष है, मनुष्य है, उन मछलियों को मार देगा। उनको पता है कि जहाँ पर ठंडी जलधारा गर्म जलधारा मिलेगी वहाँ पर उनका भोजन मिलेगा, और जब भोजनमा मिल जाएगा तो वहीं पर मछली मिल जाएगी, और मछली मिल जाएगी तो उसको मार देंगे। और वही तिकड़म लगा करके आजकल के जो मच्छर मरवा हैं वो क्या करते हैं? मछली को फंसाने के लिए क्या करते हैं? कटिया बजाते हैं, कटिया में एक दो केचुआ लपेट देते हैं, उसको फेंक देते हैं पानी में। जैसे फेंकते हैं उसमें ऐसे कांटे जैसे वो बनाए रहते हैं कुछ ऐसे बझावने वाला, जैसे कटिया होता है। फिर उसमें क्या होता है, मछली आती है, उस केचुए खाने लगती है, बस उसी में वो तार जो है मछली की उसमें धंस जाता है। फिर उसको डंडा से बांधे रहते हैं डोरी को, फिर उसको लड़के खींच लेते हैं और उसके बाद मछली फंस जाती है। छोटी छोटी मछलियाँ इस तरीके से फंसाई जाती है। बड़ी बड़ी मछलियों को भाला से, हारपून से, तमाम प्रकार के वस्त्रों मतलब ऐसे मार करके लोग एक प्रकार से मारते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, समझिए। राइट द नेम ऑफ मेजर फिशिंग फील्ड। संपूर्ण विश्व में समुद्रों, झीलों, तालाबों और नदियों, इन 4 जगहों से मछलियों का निर्माण होता है, मछलियों को पकड़ा जाता है। व्यापारिक स्तर पर विश्व के उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में विश्व की लगभग 85% मछलियां पकड़ी जाती। कहाँ पर? मध्य अक्षांशों में। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? ये पृथ्वी है, इसका 0 डिग्री अक्षांश है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध का जो मध्य अक्षांश है उसकी अगर बात किए तो यहाँ पर ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया जो है चूंकि जो होता है ये बेसिकली क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध का एरिया होता है। शीतोष्ण मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पर गर्मी भी पड़ती, ठंडी भी पड़ती है। जब बेटा यहाँ पर गर्मी भी बराबर पड़ती, ठंडी भी पड़ती, दोनों समान मात्रा में है, तो वहीं पे प्लैंकटन होंगे इसी एरिया में ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो 85% मछलियाँ लगभग इसी एरिया में पाई जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में। शीतोष्ण कटिबंध में मछली पकड़ने के 4 मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, ठीक है। शीत उष्ण, मैंने आपको बताया था शीतोष्ण कटिबंध होता है शीत और उष्ण, 2 शब्दों से मिलकर बना, शीत और उष्ण। शीत माने होता ठंडा और उष्ण माने होता है गर्म। ना तो उष्ण कटिबंध में पाई जाती मछलियां, ना शीत कटिबंध में ज्यादा। मछलियां कहां पर पाई जाती बेटा? शीत उष्ण कटिबंध में, यानी दोनों कटिबंध जहां पर होते हैं, यानी कि ये वाला एरिया। कुछ मछलियां यहाँ पर इस वाले एरिया में पाई जाती हैं, नीचे भी वही जो है कटिबंध होता है शीतोष्ण कटिबंध, लेकिन ज्यादातर मछलियां यहीं पर पाई जाती है इस एरियाज में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय मत्स्य क्षेत्र, यानी उत्तर पश्चिम में जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, वहाँ पर। दूसरा है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय मत्स्य क्षेत्र, ठीक है। तीसरा है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय मत्स्य क्षेत्र, यानी उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर में भी मछलियां हैं, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। तो उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, देखिए दोनों ध्यान रखेंगे। कहाँ पर? अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो पढ़ते हैं, तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक, ठीक है, उत्तरी पूर्वी प्रशांत और उत्तरी पूर्वी अटलांटिक, ये 4 ध्यान रख लीजिएगा बस। उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, बस उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी। अटलांटिक कर दे एक में क्या कर दे? एक में आप कर देंगे प्रशांत, ठीक है, बस आपका हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। ये सारे क्षेत्र कहाँ पर हैं? शीत उष्ण कटिबंध में स्थित हैं, जहाँ की शीतल जलवायु मत्स्य व्यवसाय के लिए लाभदायक है। इसके अतिरिक्त यहाँ की तट रेखाएं कटी फटी हैं, जो प्राकृतिक बंदरगाहों के रूप में उपयोग की जाती हैं, क्योंकि जो समुद्र हैं उनकी रेखाएं जो हैं वो तट रेखाएं कटी फटी, यानी कहीं पर ज़्यादा अंदर घुस गया है द्वीप में, कहीं पर बहुत ज़्यादा इधर, तो कटी फटी होने से वहाँ पर जहाज खड़े करने के लिए जो है जगह मिल जाती है, उसी को बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में कई खुले समुद्र पाए जाते हैं, यहाँ मत्स्य के भंडार हैं, मछलियों के भंडार हैं, उनसे बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी जाती हैं। इस तरीके से आप लोगों ने ये 2 प्रश्न समझे। मेरे हिसाब से इन दोनों प्रश्नों में आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा, समझ में सब कुछ आया होगा। अगर ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और तमाम प्रकार के सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, PDF प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, क्रैश कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप के PDF नोट्स आपको मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लास सब कुछ आपको मिलेगी। 91 61 93 60 62 पर तुरंत व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम
और अपने सब्जेक्ट्स के नाम, सभी सब्जेक्ट्स के नाम, केवल ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी, सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल जाएगी। सेकंड सेमेस्टर में आप हैं, आपके को करिकुलर की भी परीक्षाओं की तैयारी आपकी हो जाएगी। केवल 100 रुपये फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा, उसको चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। और आपके लिए क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा आपको, देखिए 2-3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। एक तो हमारे मॉडल पेपर, अगर आपकी लिखित परीक्षा होती है तो मॉडल पेपर देखेंगे, रिवीजन क्लास देखेंगे, ठीक है। रिवीजन क्लास हो गई आपकी, इंपॉर्टेंट यूनिट्स की वीडियो जो हैं उनको आपको देख लेना है और उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा आपका महामैराथन क्लास जो ये चल रही महामैराथन क्लास, ठीक है, महामैराथन क्लास, तो ये सभी क्लास अगर आप देख लेते तो आपका तैयारी हो जाएगी और सभी सब्जेक्ट की इन सभी की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये पीडीएफ आपकी दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर के होंगी, एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी होंगे जिनके आंसर भी साथ में होंगे, यानी अब की बार विथ आंसर। यानी कि जैसे पहले होता था कि भाई आंसर आपको वीडियो से मिलाने के लिए बोलते थे, अब क्या है एमसीक्यूज मिलेगा, एमसीक्यूज साथ में आपको उसका आंसर भी दिया जाएगा ताकि आपको भटकने ना पड़े, आप उसी पीडीएफ में आंसर भी उसका देख लें। इसके साथ ही साथ जो लिखित टाइप का होगा, जैसे आपकी ये क्लास चली तो इसका क्वेश्चन आंसर लिखित में मैं दे रहा हूँ, तो ऐसे ही और भी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे जिसमें आपको लिखित मिलेगा। और ये पीडीएफ जैसे चल रहा है तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और ऐसे कई पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उन्हीं प्रश्नों को रखा गया, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल हैं। ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि कम समय में परीक्षा की तैयारी के लिए बेस्ट, ठीक है। अब आपकी परीक्षा कल लगी है, परसों लगी है, तो आप इन वीडियो को देख लीजिएगा, पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, आप पेपर देने जाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप बिहार की किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर में किसी किसी विश्वविद्यालय में ह्यूमन वैल्यूज, इन्वायरमेंटल स्टडीज शामिल है, किसी किसी में फर्स्ट एड एंड हेल्थ शामिल है। तो दोनों तीनों का आपको सबको मिल जाएगा जो भी आप चाहेंगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, माँ पाटेश्वरी अभी बलरामपुर में बना है, उसका भी सिलेबस यही, माँ शाकुंभरी, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, बिहार के सभी विश्वविद्यालय लगभग में, झारखंड के विश्वविद्यालय, ठीक है, राजस्थान के विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, जम्मू कश्मीर तक के विश्वविद्यालय, जहाँ पर भी हिंदी भाषी प्रदेश, सभी में यही चीज़ें आती हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अब तो आपका फ़ायदा ये हो गया, देखिए आप जैसे ये आप चाहें तो अंग्रेजी में भी करके पढ़ सकते हो, ठीक है। आइडियो ट्रैक बगल में लगा होगा, उस पर सेटिंग पे टच करेंगे, नीचे आएंगे, आइडियो ट्रैक लिखा होता है, आइडियो ट्रैक पे आप टच करेंगे तो जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ अंग्रेजी में भी आपको सुनाई देगा। अंग्रेजी में अगर आपको सुनाई दे रहा है बेटा तो आप हिंदी में कर ले। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते गुरुजी आप अंग्रेजी में कैसे पढ़ा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस वाली। हम कहा आई अंग्रेजी में हम कहाँ से पढ़ाएंगे भैया, हम तो अंग्रेजी का आ नहीं जानते हम सही से, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। और उसमें आता है हो वेलकम टू शोकला स्टडी पॉइंट, हो ऐसे बोलने लगता है वो, ठीक है। जैसे जैसे शुरू करेंगे ऐसे बोलता है, ओ सो वेलकम टू शोकला स्टडी पॉइंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर VSc VCom को करिकुलर मास्ट, ऐसे बोलने लगता है। तो अब सारे बच्चे एकदम से हकदास गए, सारे बच्चे कमेंट करने फ़ोन कर रहे हैं, गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, अंग्रेजी में काहे बोल रहे हो, आप तो अंग्रेजी जानते नहीं, अंग्रेजी में काहे पढ़ा रहे हो। अरे भैया हम नहीं बोल रहे हैं नाथ, ये यूट्यूब का कोई फीचर आया है, यूट्यूब का फीचर ये आया है कि यूनाइटेड नेशंस ही नहीं बल्कि अब शुक्ला सर को आप फ्रेंच बोलते भी देखेंगे, आप इटालियन बोलते भी देखेंगे, आप अंग्रेजी, आप संस्कृत वगैरह तो भाई मैं वैसे बोल देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप हिंदी तो मैं बोल ही रहा हूँ, संस्कृत भी बोल दूंगा, लेकिन अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, जो भी भाषा होती दुनिया भर की, मंदारिन, चीनी भाषा शुक्ला सर को पढ़ाने लगे चीनी भाषा में, तो ये सब आएगा, ठीक है। थोड़ा प्रयोग चल रहा है यूट्यूब का, मेरे पे नोटिफिकेशन आ गया था तो मैंने उसको एक बार ऑन किया था कि देखो, अब मैंने उसको अपना कर दिया है भाई। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप देख रहे वीडियो, बगल में सेटिंग वाला ऑप्शन यहीं पे होता है, यहीं पे सेटिंग वाला ऑप्शन होता है। सेटिंग पे जैसे आप टच करोगे नीचे आपका आएगा आइडियो ट्रैक, वहाँ पर लिखा रहेगा, आइडियो ट्रैक पे टच करेंगे, वहाँ पर लिखा रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड इंग्लिश यानी कि अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। और नीचे लिखा रहेगा आपका ओरिजिनल यानी हिंदी। तो आप चाहें तो अमेरिकन वाले अंग्रेजी में इसको देखें वीडियो को, तो इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं इसको भाई, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख लीजिएगा। तो आप फ़ायदा हम लोगों का भी हो जाएगा, आप लोगों का भी हो जाएगा, जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सब कुछ बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हो आप।
इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको चाहे जो भी विश्वविद्यालय हो, मैंने आपको बता ही दिया, सभी विश्वविद्यालयों के बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपको बता दूं शाकुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप, सारे विश्वविद्यालय के बच्चे, भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, एमजे बरेली, सारे विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु, जहाँ तक कि सारे विश्वविद्यालय आप हमसे पढ़ सकते हैं और बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चले तो आप तुरंत एसएमएस करें इस नंबर पर और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाए। व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, तुरंत 100 रुपये फीस में आपको जुड़ना है। किसी दूसरे से भी फीस पेमेंट करवा सकते हैं, तब भी आपको जोड़ दिया जाएगा, तब भी आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं आएगा। तो अवसर जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। तो अवसर मत जाने दीजिए बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो आपने समझा कि मछली कहाँ कहाँ पाई जाती है और मछली पकड़ने के लिए एक प्रकार से किस बुद्धि की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बता दिया कटिया कैसे फंसाते हैं। मछली मारना मत, पाप है मछली मारना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। स्थानांतरणशील कृषि से आप क्या समझते हैं? स्थानांतरण, स्थान माने होता है स्थान, जगह, अंतरण माने होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के करना, यानी ऐसी कृषि जिसमें स्थान बदलता रहे, उस कृषि को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। इसी कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं, इसी को काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। इसी को अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें होता क्या है मैं आपको समझाऊं। इसमें क्या होता है, इस कृषि में जनजाति लोग या प्राचीन टाइप की कृषि होती है, जिसमें पुराने जमाने के लोग ऐसी कृषि करते हैं जो जंगल वगैरह में रहते हैं। पहले करते हैं, जंगलों को काटते हैं, सफाते हैं, झाड़ी वगैरह को, जो काटने पीटने से बच जाता है उसमें आग लगा देते हैं, जो तो आग जल जाती है, पूरा साफ हो जाता है। फिर क्या करते हैं, जो राख भूजती है वो राख उसकी बढ़िया से खाद का काम करती है। उसको फिर जो है किस तरीके से जुताई गुड़ाई जो कोई करना होता है करते हैं। फिर उसके बाद में उसमें फसल बोते हैं। फसल बोने से पहले बढ़िया कुछ खाने पीने के लिए, मतलब कि एक फंक्शन ठानते हैं। जैसे फसल जब तैयार होकर कटती है तब एक फंक्शन रखते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं सब लोग। ठीक है, और 1-2 साल तक, जब तक उस भूमि पर, उस मिट्टी में एक प्रकार से उपजाऊ भूमि रहती, तब तक उस पर खेती करते हैं। और जैसे उपजाऊ भूमि खत्म हो गई, उसको छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं, फिर जंगल जलाते हैं, फिर काटते हैं और फिर खेती करते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, इस वजह से इसको स्थानांतरणशील कृषि कहा गया। दूसरी बात, काटो जलाओ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको काटते हैं फिर जलाते हैं जंगल को, इस वजह से काटो जलाओ कृषि। ये कृषि पर्यावरण के हिसाब से ठीक बिल्कुल भी नहीं है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ये प्राचीन जमाने की कृषि है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई माइग्रेटोरी कल्टीवेशन? स्थानांतरित कृषि को प्रवासी कृषि भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्थान परिवर्तित करते रहते, प्रवासी कर इसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यह आदिम प्रकार की कृषि है जो मानव के द्वारा भोजन प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम आरंभ की गई थी। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, यानी जहाँ पर जनसंख्या कम रहती है, वहाँ पर एक कृषि करी जाती है। आज भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। स्थानांतरणशील कृषि के लिए सबसे पहले परिवार के मुखिया के द्वारा भूमि का चुनाव किया जाता है, यानी कहाँ पर भूमि को एक प्रकार से रखना है। फिर उस वन्य क्षेत्र के घास फूस व झाड़ियों को काट करके, जला करके उसको साफ कर दिया जाता है और साधारण कृषि उपकरणों की सहायता से मिट्टी को खोद करके बीजों को उसमें बो दिया जाता है। ठीक है, जो आम नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं। कुछ वर्ष के बाद में जब भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है, तब एक नई जगह पर नए खेत की तलाश करी जाती है। मुखिया फिर से चुनाव करता है, भाला गाड़ देता है और उधर के आसपास के एरिया में उसका दबदबा हो जाता है और उसको साफ करके फिर उसकी खेती प्रारंभ कर दी जाती है। ठीक है, और बार बार कुछ वर्ष के बाद में ये स्थान परिवर्तन होता रहता है। अतएव इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरी कृषि कहते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसको झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कृषि के नाम से जानते हैं। तो ये होता है, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। प्रश्न, विश्व में स्थानांतरणशील कृषि के विभिन्न नामों का उल्लेख कीजिए। मेंशन वेरियस सिनोनिम्स फॉर माइग्रेटरी कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया था, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसी कृषि प्रायः शुरुआती दौर में सभी जो है महाद्वीपों में, सभी जगहों में हुई। ठीक है, स्थानांतरित कृषि के विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्रों के उष्ण और आर्द्र, उष्ण माने होता है ऐसी
वायु जहाँ पर गर्म वायु है, जहाँ उष्ण वायु में नमी नहीं होती है। आर्द्र माने नम वायु, आर्द्र माने जहाँ पर मिट्टी में नमी होती है, वायु में नमी होती है, उसको आर्द्र कहते हैं, आर्द्रता। भागों में आदिम जातियों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार की कृषि निम्नांकित क्षेत्रों में करी जाती है। पहला मध्य अफ्रीका में ये कृषि करी जाती है। यह स्थानांतरी खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है, मध्य अफ्रीका का क्षेत्र, क्योंकि अफ्रीका बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। यहाँ के जायरे बेसिन, जायरे आप देखते हैं, जायरे एक नदी है, बेसिन माने होता नदी का इलाका, जायरे, ठीक है, ऐसे तमाम नदियाँ वहाँ पर हैं, ठीक है, कांगो बेसिन, जायरे बेसिन। तो जायरे बेसिन जो है, जायरे नदी का इलाका जो है, में इस तरह की कृषि की जाती है। इसके अलावा कांगो नदी हो गई, गैबन, गिनिया, घाना, अंगोला, नाइजीरिया, कैमरून, जैम्बिया, जिम्बाब्वे, इन सभी देशों में इस प्रकार की कृषि करी जाती है, ठीक है। तो ये कृषि एक प्रकार से कहाँ पर, मध्य अफ्रीका के अधिकतर देशों में यही कृषि आज भी प्रचलित है। दूसरा क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया का। दक्षिण पूर्वी एशिया में खास करके जैसे कि आपका भारत का जो उत्तरी पूर्वी इलाका है, उत्तरी पूर्वी मतलब कि जो उत्तरी पूर्व के जैसे म्यांमार, बांग्लादेश के आसपास से सटे हुए जो राज्य होते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब, इन सभी में थोड़ी बहुत मात्रा में जो जनजाति लोग हैं वो करते हैं। म्यांमार हो गया, म्यांमार यानी बर्मा देश हो गया, वियतनाम उससे थोड़ा सा बगल में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा थाईलैंड हो गया, जहाँ पर जाकर के लोग मसाज करवाने के लिए जाते हैं बहुत सारे लोग थाईलैंड में। ठीक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। साउथ मूवी में आपने देखा होगा कि साउथ वाले बहुत बैंकॉक जाते हैं। साउथ से तुरंत बैठो, बैंकॉक पहुंच जाओ, बगल में ही पड़ता है, ठीक है। तथा मलेशिया, इन सभी देशों में स्थानांतरित कृषि करी जाती है, ठीक है, आज भी, क्योंकि यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र भी हैं इसी वजह से। और तीसरा क्षेत्र होता है दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका का क्षेत्र। दक्षिणी अमेरिका में जो अमेजन नदी है उसके आसपास के इलाकों में, अमेजन बेसिन, बेसिन माने जो नदी का इलाका होता है उसी के आसपास या नदी से बनाई गई जो भूमि होती है, अमेजन बेसिन के घने वनों को साफ करके इस प्रकार की कृषि करी जाती है। इसके अलावा अमेजन का जंगल भी है, अमेजन की नदी भी है, ठीक है, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जिसमें जल ज़्यादा आता है। दुनिया की सबसे जो है लंबी नदी तो नील नदी है, सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा जल भरने वाली, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है, ऐसी नदी कौन सी है, वो अमेजन नदी है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, अमेजन का जंगल है, जहाँ पर सूर्य की किरणें नीचे नहीं जा पाती हैं, इतना घना है। क्यों घना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर पानी बरसता रहता है, धूप भी बढ़िया निकलती रहती है, क्योंकि ये अमेजन के जंगल जो हैं वो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमेशा बारिश भी होती है और धूप भी पर्याप्त मात्रा में रहती है। इसके अलावा इस प्रकार की कृषि कोलंबिया तथा इक्वेडोर में भी करी जाती है। उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको तथा वेस्ट इंडीज के कुछ भागों में स्थानांतरित कृषि करी जाती है। तो ये स्थानांतरित कृषि के कुछ इलाके जो मैंने आपको बताया, ध्यान से इनको रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, झूमिंग क्या है। अब यही झूमिंग कृषि जो है, झूमिंग जो है स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम है। झूमिंग क्या है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज झूमिंग, क्लेरिफाई कीजिए भैया, क्लेरिफाई। देखिए, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारत के ये कृषि करी जाती है, स्थानांतरित कृषि। अब ये अपने आप में एक टॉपिक है, स्थानांतरित कृषि एक चैप्टर है 2, ठीक है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इन सभी में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जानता है। यानी भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में, भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में बेटा, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, ठीक है, निकल जाओ। एक चूहा मेरे रूम में घुस आया है, बहुत देर से परेशान था, दरवाज़ा चूंकि मैंने बंद कर दिया है तो वो बार बार ही मेरे आस ही पास कूद रहा था बाहर निकलने के लिए, तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया कि बेटा निकल जा तू। चले, तो झूमिंग कृषि जो होती है, इसकी अगर बात की जाए तो इसको झूमिंग के नाम से पुकारा जाता है। इस तरह की कृषि करने वाले किसान को झूमिया कहा जाता है, यानी जो ऐसी कृषि करने वाले को झूमिया कहा जाता है। और झूमिंग कृषि प्रायः इस तरीके से करी जाती है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। झूम या झूमिंग कृषि भारत के पश्चिमी घाट मतलब कि जो पश्चिम वाले घाट हैं उसमें करी जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खास करके, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कृषि करी जाती है। भारत में स्थानांतरशील कृषि या झूमिंग कृषि की प्रक्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। जैसे भूमि का चुनाव पहले किया जाता है, वन और झाड़ियों को काट करके या जला करके साफ किया जाता है, सूखी हुई घास या झाड़ियों को काट करके दोबारा जला करके राख में बदल दिया जाता है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है, बलि भी दी जाती है खेती करने से पहले, बीजों को जमीन में खोद करके जो है बोना, फिर उसके बाद में खरपतवार को नष्ट करना, फसलों को काट करके अनाज प्राप्त करना, और अंत में उत्सव मनाना। जैसे कि जब अनाज आ जाए, घर में रख जाए, तो बढ़िया सा कैसा उत्सव मनाते हैं कि जो है कैसा, फिर डीजे आता है बढ़िया सा, और डीजे फिर डांस होता है। जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, हमने देखा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सोचा नहीं होगा कि हमारी जयंती हमारे जो लोग हैं ऐसे मनाएंगे,
तो लोग जो है बढ़िया से, तो ठीक बात है, बहुत बढ़िया लगता है कि जब ऐसे महापुरुषों की जयंती वगैरह मनाई जाती है तो बड़ा जो है अच्छा लगता है। क्योंकि महापुरुष थे, उन्होंने संविधान के बारे में बहुत कुछ किया, संविधान को बहुत कुछ दिया, भारत जैसे देश को बहुत कुछ दिया। लेकिन उनकी जयंती पर लोग जैसे रविदास जी की जयंती मनाते हैं, मतलब ये दिखाने के लिए मनाते हैं कि हाँ देखो जो है हम ये ऐसा कर रहे हैं, लोगों को सड़क पे जुलूस निकालते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उस पर डीजे पे गाना कौन सा बजता है? लहरिया लूटा ये राजा, ठीक है। ऐसे और गाना क्या बजता है? जितने भी भोजपुरी के ये जो तथाकथित गाने हैं, जो एक प्रकार से अश्लीलता वाले गाने जिसको आप कह सकते हैं, ऐसे गाने जो है बजते हैं, उस पर कूद कूद करके लड़कियां और लड़के डांस करते हैं नीला झंडा लेकर के। तो बाबा साहेब की एक प्रकार से जो प्रतिमा होती है, वो क्या सोच रही, बाबा साहेब की आत्मा क्या सोच रही होगी ऊपर से कि बताओ हमारे बच्चे कैसा कर रहे हैं, ठीक है। अपने मन में उनके प्रति श्रद्धा रखिए, कोई जरूरत नहीं जुलूस निकालने की, लेकिन श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर जी की अगर बात की जाए, उनको नतमस्तक करना, उनके बढ़िया एक फूल माला लीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, धूप अगरबत्ती कीजिए उनकी बढ़िया से। ये अपने घरों में उनका एक फ़ोटो रखिए, अपने ऑफिस में एक फ़ोटो उनकी रखिए, ये होता है उनकी असल जयंती। लेकिन वो डीजे पे एक प्रकार से जो चीज़ें हो रही हैं, डीजे पे डांस करने के लिए आप उसको बस केवल दिखाने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं। बाकी भाई लोग करते तो अच्छा ही होगा, लेकिन जो जहाँ तक मेरी बुद्धि काम कर रही, मैंने जो बताया कि डीजे पे ऐसे गाने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती पर नहीं बजने चाहिए थे। उनके लिए मतलब कि कुछ और गाने आप कोई दूसरे गाने ऐसे बजा लेते, लेकिन ऐसे भोजपुरी के जो तथाकथित गाने हैं उस पर आप डांस करें कूद कूद करके, कहीं से किसी के हाथ से झंडा छूट करके नीचे गिर जा रहा है किसी के हाथ से, तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखने में अशोभनीय प्रतीत हुई मुझे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आगे से आगे चल करके आप खुद, चूंकि आप उस समाज से बिलोंग करते हैं, तो आप चूंकि आगे चल करके आप बच्चों को बताएंगे, आप स्कूल में पढ़ाएंगे कोई, तो आप बच्चों को ये सीख देंगे आगे चल करके कि बच्चे ऐसा ना करें, ठीक है। आप थोड़ा मर्यादित होकर के उनकी जयंती मनाएं। महापुरुषों की जयंतियों में जैसे मैंने आपको देखा कई सारे ऐसे बहुत सारी जयंतियां मनाई जाती हैं, उसमें डीजे पर गाने क्या बजते हैं, बस केवल हुड़दंगई लोग करने के लिए। जैसे बड़ी बड़ी महापुरुषों की जयंती में देखता हूं मनाने के लिए लोग जो है डीजे बुक करवा देते हैं, पूरी जुलूस निकालते हैं, उसमें केवल डांस करते हैं, केवल मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। लेकिन तो ये क्या चीज़ें इतनी शोभनीय है, हालांकि इस पर मुझे चर्चा उतनी नहीं करनी चाहिए क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। तो फसलों को काट कर अनाज प्राप्त करना, उत्सव मनाना, तो उत्सव मनाते हैं वो, तो उत्सव से ध्यान आया था मुझे, मैंने वही सोचा कि मैं इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहा हूँ। चूंकि अभी 14 अप्रैल को था, तो मैंने वो देखा, मैं चूंकि बाहर गया था उस दिन थोड़ा सा, ठीक है, मैं भी गया था, कई जगहों पर था, मेरा निमंत्रण था तो मैं गया था। तो उत्सव वहाँ पर मैंने जब देखा इस तरीके की चीज़ें, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हमको मतलब अच्छी नहीं लगी। बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सभी लोगों ने मनाया। उत्सव मनाना, दावतें देना, कुछ वर्षों के पश्चात नए खेत का चुनाव होता है और यह झूम चक्र जो होता है चलता रहता है, इसीलिए इसको झूमिंग कृषि कहते हैं, इसके करने वालों को झूमिया कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखें। तो आजकल झूमिंग कृषि या स्थानांतरशील कृषि के बारे में जो प्रश्न आप तक के दिमाग में बनते थे, वो सब क्वेश्चन आपके दूर हुए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न, विश्व को सांस्कृतिक परिमंडलों में विभक्त कीजिए। देखिए सांस्कृतिक परिमंडल, डिवाइड वर्ल्ड इन कल्चरल रीजन या रिलीज, मतलब कि देखिए विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल की अगर बात की जाए तो पहला है दक्षिणी एशियाई परिमंडल, दूसरा है अरब मुस्लिम परिमंडल, जहां पर एक जैसी संस्कृतियां होती हैं। तो दक्षिण एशिया की जो है संस्कृति, दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं? भारत हो गया, ठीक है, आपका भारत हो गया, ठीक है, दक्षिण में आपका श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, ये सब देश शामिल हो जाते हैं, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, भूटान, नेपाल, ये सब। दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया परिमंडल में जैसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, सिंगापुर यानी जो है बैंकॉक वगैरह, जो थाईलैंड वगैरह, वो सब। पूर्वी एशिया में परिमंडल में, पूर्वी एशिया में आपके कौन आते हैं? जैसे अफगानिस्तान हो गया, ईरान, इराक, ये सब आ जाते हैं। अब अरब मुस्लिम कंट्री में तमाम सारे देश, दक्षिणी एशिया में ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अफ्रीकी परिमंडल में अफ्रीका के महाद्वीप के देश आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया परिमंडल में ऑस्ट्रेलिया के देश आ जाते हैं। पश्चिमी यूरोपीय परिमंडल में पश्चिमी जो यूरोप है वहाँ के देश आ जाते हैं। पूर्वी यूरोपीय में पूर्वी यूरोप के देश आ जाते हैं सब। आंग्ल अमेरिकी परिमंडल, जहाँ पर इंग्लिश वाले अमेरिका वाले हैं, वो कुछ लैटिन अमेरिका वाले, ऐसे देखो दो भाषाओं में, लैटिन अमेरिका एक है आंग्ल अमेरिका। आंग्ल माने जो उत्तरी अमेरिका है वो वाला, लैटिन माने जो दक्षिणी अमेरिका के परिमंडल है वो, ठीक है। प्रशांत महासागरीय परिमंडल, तो ये सब संस्कृतियों के परिमंडल है जहाँ पर अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, सांस्कृतिक उपागम क्या होता है? व्हाट इज कल्चरल अप्रोच?
देखिए, भौगोलिक अध्ययन का मूल उद्देश्य पृथ्वी के तल पर एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है, उसका कारण के साथ विश्लेषण करना होता है। यानी कि साकारण विश्लेषण ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भिन्नता है उसका क्या कारण है, इसी का विश्लेषण करना जो होता है वो भौगोलिक अध्ययन के अंतर्गत हम करते हैं। अतः मानव भूगोल के तथ्यों की व्याख्या में क्षेत्रीय उपागम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्षेत्रीय उपागम के हिसाब से हम मनुष्य अलग अलग जो है जगहों पर कैसी कैसी विशेषता पाई जाएंगी उसके बारे में हम जान पाते हैं। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक तथ्यों जैसे कि मानव के द्वारा निर्मित अथवा संशोधित तथ्य जो होते हैं उन्हीं को सांस्कृतिक तथ्य कहते हैं। उनके बारे में क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि उनकी भी स्थानिक भिन्नता तथा उससे उत्पन्न जो प्रतिरूप होते हैं उनका स्पष्टीकरण हो जाता है। इस उपागम के द्वारा सांस्कृतिक तत्व जैसे कि जनसंख्या कहाँ पर कैसी होगी, उनका घर कैसा रहेगा, ग्राम नगर, गेहूं की कृषि, लोहा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि, अथवा समूह तत्व जैसे कृषि कैसे होती, व्यापार, खनन उद्योग, यातायात आदि के क्षेत्रीय वितरण का विश्लेषण किया जाता है। कहाँ पर कैसी कैसी चीजें पाई जाती, कहाँ पर जनसंख्या घनी है, कहाँ पर विरल है, कहाँ पर घर कैसे बनते, कहाँ पर आवास कैसा है, कहाँ पर जनसंख्या घनी है कि विरल है, कहाँ पर खनन होता है, कहाँ पर व्यापार होता है, कहाँ पर कृषि प्रधान है। ये सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर पाते हैं क्षेत्रीय भिन्नता के अकॉर्डिंग ही, जिसमें हम सांस्कृतिक अप्रोच के अंतर्गत ही इन चीज़ों को जान पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न प्राकृतिक भूदृश्य तथा सांस्कृतिक भूदृश्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, गिव डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लैंडस्केप एंड कल्चरल लैंडस्केप। देखिए, प्राकृतिक भूदृश्य प्राकृतिक कारकों से निर्मित दृश्य भूमि होती है जो प्रकृति ने बना दी है, जिसमें दृष्टिगोचर हो रही जैसे भू आकृतियां तमाम सारी हैं, जैसे तमाम प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं के फलस्वरूप जो तमाम भूमि बनी है, पहाड़ पर्वत ये सब हो गया। ठीक है, जब मानव अपने हस्तक्षेप और क्रियाकलापों से इन्हें रूपांतरित कर देता है, यहाँ मानव निर्मित भूदृश्यों का प्रादुर्भाव हो जाता है, तो ऐसी दृश्य भूमि सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाती है। जैसे कि प्राकृतिक भूदृश्य क्या है, जैसे जंगल, अब जंगल प्राकृतिक भूदृश्य है, ठीक है, या नदी, नदी प्राकृतिक भूदृश्य है, लेकिन नदी पर बांध बना करके उससे नहर निकाल देना, ये मानव निर्मित यानी कि सांस्कृतिक भूदृश्य नहर हो गई, और नदी क्या हो गई, ये एक प्रकार से प्राकृतिक हो गई। ऐसे ही पहाड़, पहाड़ को काट करके उसमें सुरंग बना देना, ये मानव निर्मित लैंडस्केप हो गया, लेकिन एक पहाड़ जो है वो चूंकि प्रकृति प्रदत्त है, ठीक है, ज्वालामुखी का जो पर्वत है वो, तो ये सब प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक परिदृश्य है, या जो है प्राकृतिक परिदृश्य भूदृश्य। और जबकि सांस्कृतिक, जब उसमें मनुष्य जो है इन्हीं प्राकृतिक भूदृश्यों में कुछ अपना टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको दूसरे तरीके से अपने लिए कन्वर्ट करता है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए उसको अलग कर देता है, तो सांस्कृतिक भूदृश्य हो जाता, भूदृश्य हो जाता है। प्राकृतिक भूदृश्य में क्रियाशील होकर के मानव सांस्कृतिक दृश्य भूमि का निर्माण करता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, चाहे प्राकृतिक भूदृश्य हो चाहे मनुष्य निर्मित हो, दोनों बदलते रहते हैं, किंतु सांस्कृतिक भूदृश्य में परिवर्तन की प्रवृत्ति तीव्र पाई जाती है। इन दोनों भूदृश्यों में प्रमुख अंतर है, आइए अंतर बताते हैं। देखिए, प्राकृतिक भूदृश्य की अगर बात की जाए बेटा, प्राकृतिक भूदृश्य के घटकों में प्राकृतिक क्रियाओं की पूर्ण भूमिका होती, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा ये बदलते हैं, जबकि सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है। दूसरा अंतर, प्राकृतिक भूदृश्य सामान्यतया जनहीन भूभाग होता है, जनहीन जहाँ पर मनुष्य नहीं रहता है, जबकि सांस्कृतिक भूदृश्य मानव के द्वारा अधिवासित होता है, मनुष्य जहाँ पर अपने जैसे घर और बना करके मनुष्य रहने लगता है, ग्राम बना लेता है, सब कुछ एक आवास बना लेता है, तो वो सांस्कृतिक भूदृश्य। तीसरा, प्राकृतिक भूदृश्य सांस्कृतिक भूदृश्य का आधार होता है, यानी सांस्कृतिक भूदृश्य जो होता है या सांस्कृतिक भूदृश्य रूपी जो मकान होता है वो प्राकृतिक भूदृश्य रूपी नींव पर खड़ा होता है, ये बात ध्यान रखिए। जिस प्रकार सांस्कृतिक तत्वों का विकास होता है, ठीक है। चौथी बात, प्राकृतिक भूदृश्य का संरक्षण किया जाता है, यानी उसको बचाया जाता है, जबकि सांस्कृतिक भूदृश्य के स्वरूप के मानव कल्याण की दृष्टि से व्यवस्थित और संतुलित करने पर विशेष बल दिया जाता है। यानी तो मानव निर्मित जो चीजें होती हैं उसको समय के हिसाब से बदलना भी जरूरी होता है, और बदलते रहते हैं लोग। तो ये चीजें हो गई प्राकृतिक भूदृश्य क्या है और मानव निर्मित भूदृश्य यानी कि सांस्कृतिक भूदृश्य क्या। सांस्कृतिक माने मानव निर्मित भूदृश्य। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। ग्रिफिथ टेलर प्रजातियों के वर्गीकरण को लेकर के बड़ा काम किया इन्होंने, द्वारा प्रस्तुत प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस प्रेजेंटेड बाय द ग्रिफिथ टाइलर या ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण। प्रजाति क्या, देखिए एक होती जाति, एक होती है प्रजाति, एक होती है जनजाति। जनजातियां होती हैं जिनका एक विशेष कल्चर होता है अपना, ठीक है। जनजातियां एक प्रकार से अपने हिसाब से मस्त होती हैं, एक समुदाय में रहती हैं। जनजातियां वो होती है जैसे कि किर्गिज, मसाई, ये सब, ठीक है। जाति क्या होती है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब जाति हो गई, ठीक है। जैसे मौर्य, यादव, ये सब जाति हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़े। वर्ण क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण होते हैं, सब में अंतर होता है।
अब बचते हैं प्रजाति। प्रजाति में एक प्रकार से क्या होता है कि उसकी नकुना कितना लंबा है, माथा कितना चौड़ा है, बाल उसके घुंघराले हैं या रेशमी हैं या सिल्की हैं, या एक प्रकार से उसके बाल ठीक ठाक हैं, कलर उसका पीला है, गेहुआ है कि एकदम से करिया करिया कोयला जैसा है, या फिर एकदम से गोरहर गोरहर एकदम से पिसान जैसा है, वो कैसा है। जैसे आप देखते हैं कि निग्रोइड प्रजाति एकदम से करिया करिया होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तपे हुए रहते हैं। जैसे अफ्रीका वगैरह के देश है कि आप क्रिस गेल को देखें, आप जो है पोलार्ड को देखें, आप बराबो को देखें, आप खेलने आते हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसे है ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देखें तो वो सब गोरे गोरे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग लेकिन दूसरे टाइप के गोरे होते हैं, ब्रिटेन के लोग दूसरे टाइप के गोरे होते हैं। तो इसमें भी कई कैटेगरी होती। तो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के लोग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका कद काठी अलग होता है, चेहरे का उनका अलग होता है टाइप, ठीक है। ऐसे जो ब्रिटेन के लोग होते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्यों लोग गोरे हैं, न्यूजीलैंड में, साउथ दक्षिण अफ्रीका के लोग क्यों गोरे हैं, अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, चूंकि जो शीत कटिबंध में आते हैं नीचे, ठीक है, वो गोरे हो जाते हैं। जैसे कि देखिए कहाँ के लोग गोरे होंगे, कहाँ के करिया होंगे। जो यहाँ के लोग होते हैं बेसिकली, यहाँ के लोग ये एकदम से जट करिया होते हैं, ठीक है, इस एकदम करिया करिया होते भुजवा, ठीक है। यहाँ के लोग जो होते, यहाँ पर वैसे मनुष्य ही नहीं पाए जाते, यहाँ पर मनुष्य नहीं, चूंकि यहाँ पर मर जाएंगे एकदम से, बहुत ठंडी पड़ती है। इससे नीचे जो लोग होते हैं एकदम से गोरहर गोरहर एकदम से क्या होंगे, गोरे गोरे होंगे। जितने भी यहाँ के रूस हो गया, यूरोप के कंट्रीज हो गए, सब एकदम से गोरहर, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सब गोरे गोरे। इससे नीचे आते हैं भारत वाले जो है, उत्तरी भारत वाले, गेहुआ होगा, ठीक है, गेहुआ रंग का होंगे, ठीक है। इसके नीचे जो होंगे यहाँ पर भी गोरे कलर के लोग होंगे, ठीक है, गोरे कलर के लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर एकदम से जट करिया होंगे। तो अफ्रीका और इन सभी के देश में करिया, तो इस तरीके से पाए जाते हैं पूरी पृथ्वी पर। तो उसी के हिसाब से प्रजातियों का बांट, तो प्रजाति होती है ये, जैसे कि आप देखते हैं भारत वाले जो देश के लोग हैं वो उसका मिक्स प्रजाति है। भारत में देखते हैं ये प्रजाति दुनिया भर की प्रजाति, मतलब मिक्सचर प्रजाति है, क्योंकि कुछ मध्य एशिया से लोग आए, कुछ दक्षिण के ही थे अफ्रीकन प्रजाति के, तो दोनों मिल गई, ठीक है, प्रजातियाँ। देखिए ग्रिफिथ टेलर के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण, ग्रिफिथ टेलर ने बालों की बनावट के हिसाब से, खोपड़ी और सूचकांक तथा अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर विश्व की 7 प्रजातियों को बांटा है। यानी विश्व की कितनी प्रजातियां बांटी ग्रिफिथ टेलर ने? 7 प्रजातियां। कौन कौन सी? पहली प्रजाति है बेटा, पहली प्रजाति है निग्रिटो प्रजाति। निग्रिटो प्रजाति का जो सिर होता है बहुत पतला होता है, वर्तमान में कुछ एकांत व दूरस्थ क्षेत्रों में सीमित रह गई हैं ये। इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें क्या होता है, निग्रिटो प्रजाति के लोग जो होते हैं वो त्वचा का रंग चॉकलेटी से काला तक होता है, यानी कुछ लोगों का कलर चॉकलेटी होता है। जैसे कि लखनऊ की तरफ से एक प्लेयर खेलता है, आपने देखा होगा, उसका नाम भारतीय जैसे लगता है, एकदम से वो दक्षिण भारतीय जैसा लगता है। क्या नाम है उसका? एकदम से मॉन्स्टर है, बहुत मारता है, 20-20 गेंदों में 50-50 रन मार देता है, पहुंचते खन इतना मारता है कि जितने बालर वाला होते हैं सब छुपने लगता है कि इसके बचे कैसे। क्या नाम है उसका? निकोलस पूरन। तो वो मारता है तो उससे लोग बचते हैं। तो वो आपको दिखते हैं, वो चॉकलेटी कलर का दिखता है वो। और काला कौन है? आप मुंबई की तरफ से पहले खेलता था पोलार्ड, ऐसे ही आप और देखेंगे, चेन्नई से खेलता था ब्रावो, ठीक है। ऐसे ही आपका खेलता है, क्या नाम है उससे, राजस्थान से, क्या नाम है उसका, सेपर्ड करके कुछ है, नहीं सेपर्ड तो बंबई से खेलता है शायद, अरे हेटमायर, सिमरन हेटमायर। तो इनके सबके बालवा देखो, बाल कैसे रहते हैं, गुलटियान गुलटियान बाल, से मुड़ा मुड़ा बाल होता है। तो ये निग्रेटो प्रजाति के होते हैं लोग, ठीक है। शरीर का कद जो होता है इनका 140 से 158 सेंटीमीटर, लंबे चौड़े होते एकदम से हट्टा कट्टा। नाक चपटी होती है इनकी, बाल घने होते छल्लेदार एकदम से, जैसे मैंने आपको बताया बाल छल्लेदार किसके, आपने क्रिस गेल के बाल देखे होंगे, तो वैसा बाल, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है, ये वाला थूथुन जो होता है आगे निकला रहता है, ठीक है। सिर जो होता है बहुत पतला होता है इनका, ये होते हैं आपके निग्रिटो प्रजाति के लोग। और इससे थोड़े से हल्के होते हैं नीग्रो प्रजाति के लोग। इनका सिर लंबा होता है। इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं कुछ इस तरीके से है। नीग्रो प्रजाति, तो पहला क्या है, निग्रिटो प्रजाति। दूसरा क्या है, नीग्रो। नीग्रो का रंग भी काला होता है, कद 172 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है। ये एकदम से जो एक प्रकार से निग्रिटो थोड़े से निकोलस पूरन टाइप के होते हैं, लेकिन जो नीग्रो होते हैं एकदम से जट करिया होते हैं, मतलब इनका लंबा चौड़ा एकदम से हट्टा कट्टा मुस्टंडा होते हैं, क्रिस गेल टाइप के, ठीक है।
नाक चौड़ी और चपटी होती है, बाल लंबे और घुंघराले होते हैं, जबड़ा आगे की ओर ज़्यादा निकला होता है इन लोगों से, खोपड़ी सूचकांक 70 से 72 तक होता है। ये होते हैं नीग्रो। नीग्रो एकदम से होते हैं। जो ये है निग्रिटो प्रजाति के लोग, ये थोड़े से हल्के करिया होते हैं, चॉकलेटी भी हो सकते हैं। जैसे आप, मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया निकोलस पूरन को आप देखें, तो वो निग्रिटो प्रजाति में संबंधित हो जाएंगे। लेकिन आप क्रिसगल को अगर वहीं पर देख लेंगे तो क्रिसगल का जो कदकाठी है वो आपका आ जाएगा निग्रो प्रजाति टाइप का। ठीक है, अगर इसमें मैं एक आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूं, इनकी फोटो दिखाऊं 1 मिनट के लिए, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं। देखिए नीग्रो प्रजाति का मनुष्य है। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इनकी कदकाठी होती है। आप देखिए बॉडी सॉडी भी बढ़िया तरीके से बनी होती है। बाल आप देखिए थोड़ा सा तो कटवा रखे हैं, थोड़े घुंघराले टाइप के होते हैं। ये होते हैं नीग्रो प्रजाति के लोग। ठीक है, ऐसे ही आप तमाम फोटोज़ वगैरह और देख पाएंगे जब आप गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे। ये नीग्रो प्रजाति के लोग होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप ये देखिए पति पत्नी दोनों लोग हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नीग्रो प्रजाति कुछ इस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं नीग्रो प्रजाति के लोग, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वहीं पर आप अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे निग्रोटो प्रजाति, तो इस तरीके से सारे प्रजातियाँ होती हैं। तो इसमें ऐसे मैं आपको जो बता रहा हूँ तो आप उदाहरण के रूप में इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मेरे हिसाब से। तो निग्रो प्रजाति और निग्रिटो थोड़े से इससे हैवी होते हैं, मतलब कि निग्रो ये होते हैं, निग्रिटो थोड़ा सा इसी टाइप के और होते हैं। अगले अगले प्रजाति होती है ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति। ऑस्ट्रेलियाइड में जैसे आपने डेविड वार्नर को देखा होगा, आपने मिचेल मार्श को देखा होगा, आपने, तो आप ऐसे देख लीजिए, आपको ऐसे पता चल जाएगा। मैं उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति, इनका सिर लंबा होता है, उभरा हुआ होता है। प्रमुख शारीरिक विशेषताएं इनकी कुछ इस तरीके से। त्वचा का रंग हल्का पीला होता है इनका। देखिए जो ब्रिटेन वाले गोरे होते हैं, आप देखेंगे उनकी आंखें एकदम से भूरी भूरी होती है। उनको कुछ मतलब कि उनका रंग पीला नहीं होता है। जो ब्रिटेन वाले जो जो गोरे लोग होते हैं उनका रंग पीला नहीं होता है, लेकिन जो इनका रंग होता है पीला होता है। कत्थई तथा गहरा काला भी हो सकता है। शरीर का कद 159 से 169 सेंटीमीटर होता है। नाक साधारण चौड़ाई वाला, बाल ऊन के समान घुंघराले, जबड़ा कुछ आगे निकला हुआ। ठीक है, ये होते हैं आपके ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के। ठीक है, कुछ गोरे भी होते हैं, कुछ एक प्रकार से पीले कलर के, कुछ करिया भी हो सकते हैं। ठीक है, चौथा भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन, इस प्रजाति की विशेषताएं निम्नलिखित है। त्वचा का रंग हल्का भूरा से श्वेत वर्ण तक होता है। शरीर का कद 160 से 70 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य रेखा के लोग एकदम करिया होते हैं। भूमध्य सागर के लोग जो बीच के हैं उनका रंग एक प्रकार सफ़ेद कलर का होता है और हल्का हल्का भूरा भी होता है। ज़्यादा लंबाई ज़्यादा नहीं होती, 160 से 70 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नाक मझली तथा लंबी होती है, बाल घुंघराले होते हैं, जबड़ा कुछ आगे की ओर निकला हुआ होता है। खोपड़ी सूचकांक 74 से 77 होता है। किसका? इनका, भूमध्य सागरीय लोगों का। पांचवा जो बताया इन्होंने, मतलब कि ग्रिफिथ टेलर ने, नार्डिक प्रजाति। नार्डिक प्रजाति मध्यम सिर रखने वाले इस प्रजाति को निम्नलिखित विशेषताएं इन्होंने बताई है। हल्के भूरे रंग से श्वेत रंग की त्वचा होती है इनकी। शरीर का कद 156 से 168 सेंटीमीटर होता है। नाक लंबी तथा गरुड़वत होती है। बाल लहरियादार होते हैं, जबड़ा चपटा होता है। खोपड़ी का सूचकांक 76 से 82 तक होता है। ये होते हैं आपके नार्डिक प्रजाति। अगले हैं अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन चौड़े सिर वाली इस प्रजाति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। त्वचा हल्के रंग और भूरे श्वेत रंग की होती है। शरीर का कद 156 से 165 सेंटीमीटर होता है। नाक पतली होती है, बाल सीधे होते हैं, जबड़ा सामान्य। खोपड़ी का सूचकांक 82 से 85 तक होता है। और ये बेसिकली भारत वगैरह के लिए एक प्रकार से बेसिकली मान सकते हैं, कुछ भारत के लोग भी इसे होते हैं। नार्डिक में भी भारतीय कुछ शामिल होते हैं। सातवां है मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति में जैसे आप देखते हो उत्तर पूर्वी जो भारत के हैं या चाइना के लोग हैं, वो सब मंगोलाइड प्रजाति के। लगभग गोल सिर वाली इस प्रजाति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। त्वचा का रंग हल्के भूरे, श्वेत और पीले रंग का होता है। शरीर का कद सबसे छोटा होता है, 155 से 164 सेंटीमीटर। नाक पतली होती है, बाल सीधे और चपटे होते हैं, जबड़ा भीतर की ओर धंसा हुआ। खोपड़ी का सूचकांक 85 से 90 तक होता है। ये होते हैं बेसिकली कौन से? ये होते हैं आपके प्रजातियाँ जो चाइना की है, जो एक प्रकार से आप देखते हैं जापान की प्रजाति है, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया की प्रजाति आप देखते होंगे, तो वो प्रजाति है ये। अगला क्वेश्चन से प्रजाति को परिभाषित कीजिए। प्रजाति क्या है? डिफाइन रेस। ये अपने आप में एक चैप्टर पे पूरा का पूरा एक यूनिट है, रेस वाला, प्रजातियों का। प्रजाति की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ रेस। प्रजाति एक जैविक विचार है। शब्द प्रजाति के बारे में वैज्ञानिक एक मत नहीं है।
प्रजाति समान गुण या गुण समूह वाले लोगों को कहा जा सकता है। प्रजाति यानी कि एक गुण एक समूह वाले लोग को प्रजाति कह सकते हैं। एक भाषा या कई पीढ़ियों से एक ही साथ रहने वाले मानव समूह को भी प्रजाति कहा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक प्रजाति को धर्म से संबंधित मानते हैं, जैसे कि यहूदी प्रजाति, हिंदू प्रजाति, मुस्लिम प्रजाति, ये सब कहते हैं, लेकिन ये भी उतना सटीक नहीं है। मानव शास्त्रियों के द्वारा प्रजाति की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है। प्रजाति मानव जाति का एक मुख्य भाग है जो इस नस्ल की शारीरिक विशेषताओं से चिन्हित है। शारीरिक मतलब कि उनके शरीर की कद एक समान होगा, कलर एक समान होगा, नकुना एक समान होगा, बाल एक जैसे होंगे। इस टाइप के लोगों का समूह जो होता है मनुष्य का, वो प्रजाति होता है। और यही मानव शास्त्रियों के हिसाब से बताई गई परिभाषा ही सही है। कुछ विद्वान के द्वारा दी गई प्रजाति की परिभाषा ही कुछ इस प्रकार से है। क्रोबर नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं कि प्रजाति एक प्रमाणित जैविक संकल्पना है। यह एक समूह जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजातीय गुण या उप समूह के द्वारा जुड़ा हुआ है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। ठीक है, ये शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखता है। हैटन कहते हैं, हैडन, कि प्रजाति किसी वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती हैं, यानी कि उनकी विशेषताएं जो होती हैं, सामान्य विशेषताएं सब एक जैसी होती हैं। यह एक जैविक नस्ल है, यानी कि एक मतलब कि शारीरिक टाइप की जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षण का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों से अलग होता है। यानी कि जैसे मंगोलाइड का निग्रो से अलग होगा, निग्रिटू का निग्रो से अलग होगा। ठीक है, अल्पाइन का, ठीक है, अल्पाइन का उससे अलग होगा, क्या नाम है, अल्पाइन का किससे अलग होगा, मंगोलाइड से अलग होगा। वस्तुतः कहा जा सकता है कि प्रजाति एक मानव वर्ग है जिसके सब मनुष्यों की शारीरिक रचना जो होती है, उनके बाह्य लक्षण, जैसे शरीर का कद उनका एक जैसा होता है, त्वचा का रंग एक जैसा होता है, सिर की बाईं चौड़ाई एक जैसी होती है, बालों की आकृति, नेत्र की आकृति, उनका रंग, कलर, होठों की मोटाई। आप देखते कभी कभी होठ आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया वाले के होठ अलग होंगे, भारत के लोग होठ अलग होंगे, सबका होठ, नाक, कान, सबका बनावट अलग होता है। ठीक है, नाक का आकार आदि एक जैसे हों। शारीरिक लक्षणों की ये समानताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। उन्हें जीन्स कहा जाता है। जीन्स के कारण से ही मानव शारीरिक रचना व मस्तिष्क बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है चीजें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। थारू। थारू एक जनजाति है, भारत की जनजाति है। थारू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि थारुओं की जो विवाह व्यवस्था है इसके बारे में कुछ बताएं। थारुओं का विवाह व्यवस्था का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मैरिज नॉमिनल सिस्टम ऑफ थारूज। देखिए, विवाह थारू समाज में विवाह जीवन का एक अंग माना जाता है, यानी कि जिस तरीके से भारत में है वैसा है। विवाह प्रथा पर्याप्त रूप से विकसित अवस्था में पाई जाती है, यानी कि जब मनुष्य विकसित हो जाता है तब विवाह किया जाता है। अविवाहित पुरुष की समाज में कोई प्रतिष्ठा मतलब कि सम्मान नहीं होता। यानी कि आज भी अगर हिंदू समाज में ही देखें, अगर कोई व्यक्ति रड़ुआ है, रड़ुआ माने जिसकी शादी नहीं हुई हो, तो वह एक प्रकार से उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है जितनी अदर लोगों की होती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इनमें एक विवाह का नियम है, परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में अनेक विवाह भी कर सकते हैं। यानी कि वैसे तो एक विवाह ही होता है, एक पत्नी मतलब एक पत्नी ही होगी, एक पति की एक पत्नी, एक पत्नी के एक पति होंगे, अलग अलग ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन जब कभी सिचुएशन विपरीत होती तो दो तीन शादियाँ भी हो जाती हैं। सामान्यतः ऐसे विवाह कम होते हैं, परंतु अविवाहित लड़कियों और तलाकशुदा या विधवा स्त्रियों का प्रायः अभाव होता है यहाँ पर। यानी कि अविवाहित लड़कियाँ कम मिलती हैं, तलाकशुदा लड़कियाँ कम मिलती हैं। ठीक है, यानी स्त्रियों की कमी है इन जनजातियों में, थारुओं में। इस वजह से लड़कियाँ तो अविवाहित रहती नहीं, लड़के अविवाहित जरूर हो जाते हैं, लेकिन लड़कियाँ बिना विवाह के नहीं रहती हैं, क्योंकि वो खाली ही नहीं रहती, क्योंकि उनकी संख्या कम है। विधवा अथवा तलाकशुदा स्त्री के परिवार वालों के द्वारा पुनर्विवाह के लिए अधिक वधु मूल्य की मांग और थारू स्त्रियों की स्वतंत्र रहने की इच्छा की वे अपनी सौत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक विवाह होती है इस वजह से, क्योंकि सौत जो होती है यानी दूसरी बीबी नहीं लाने देती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी एक ही विवाह इसमें मान्य है। इनके विवाह सदा लड़के लड़की के माता पिता के द्वारा तय किए जाते हैं। विवाह अधिकतर छोटी आयु में होते हैं, जिससे विवाह के पूर्व यौन संबंध में वृद्धि ना हो सके। यानी छोटी आयु में विवाह हो जाता, ताकि एक प्रकार से ये लोग आपस में जो आजकल के लड़के लड़कियां प्रेम करके और जो है अनैतिक संबंध बनाते हैं, बिना समाज के प्रतिष्ठा, समाज को ध्यान में रख करके, अपने माता पिता की इज्जत को ध्यान में नहीं रखते हैं और अनैतिक संबंध बनाते हैं, तो वो यौन संबंध जो सेक्स रिलेशन है वो ना बन पाए, इस वजह से जल्दी शादी कर दी जाती है, ताकि अपने आप में खुश रहें दोनों। विवाह तय करने के लिए एक मध्यस्थ यानी कि मझपरिया की सहायता ली जाती है। मझपरिया माने एक व्यक्ति होता है, जैसे कि आजकल
हिंदुओं में होता नहीं कि भाई बियाहू लेकर के कोई आपके जान पहचान का आता, कोई नाते रिश्तेदार होता, तो ऐसे ही यहाँ पर भी। तो थारू बेसिकली अलग नहीं होते, अपने जैसे ही होते हैं। इसकी सेवा के लिए दोनों पक्षों के द्वारा कुछ शराब या मुद्रा दी जाती है, फिर उसके बाद में आगे की बातचीत करी जाती है। ठीक है, ये तो थारुओं की बात हो गई। आपने नट्टों को देखा होगा, नट चमर मंगता देखते हैं जो आपके यहाँ मांगने मांगने आते होंगे। बेसिकली गोंडा उत्तर प्रदेश के जो इलाकों में होते हैं नट्ट रहते हैं। नट्ट मतलब कि वो भैंसा रखते हैं, मतलब भैंस और भैंसा खूब रखते हैं, पालते हैं, जंगल में आकर के रहते हैं। उनमें भी मतलब कि विवाह की एक अलग जो है टाइप की होती है। पेड़ पर चढ़ जाता है लड़का, कहता है कि ये मतलब कि जो है मतलब एक अजीब प्रजाति मैंने देखा है। शादी जो है हमारी इधर एक कुल तो वो मतलब अजीब टाइप की शादी करते, मांगते रहते हैं, मतलब कि वो भीख मांग करके खाते हैं, मतलब कि आते हैं सबसे, हम मांगते हैं, सभी लोग देते हैं उनको, फिर खाते पीते हैं। अगला क्वेश्चन, संथालों के निवास क्षेत्र, जलवायु व शारीरिक लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। क्लियरिफाई द हैबिटेट, क्लाइमेट एंड सोमैटिक फीचर्स ऑफ संथाल्स। निवास क्षेत्र इनका कैसा हैबिटेट। देखिए संथाल का निवास क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। यह पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में 20 डिग्री से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 से 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में फैले हुए हैं। ये लोग प्रमुखतः संथाल परगना क्षेत्र में रहते हैं, जिस कारण से इनका नाम संथाल पड़ा है। ठीक है, वे झारखंड के छोटा नागपुर के पठार, खास करके रांची, पलामू और हजारीबाग व पश्चिमी बंगाल के बीरभूमि, बांकुरा, मिर्जापुर और 24 परगना जिलों में निवास करते हैं, जो संथाल जनजाति होती है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में भी इन लोगों का निवास है, ये बात ध्यान रखेंगे। विश्व की जनजातियों के बारे में इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं रखा, क्योंकि वो जनजातियां मैंने पूरी पढ़ा रखी, तो आप देख लीजिएगा। इनकी जलवायु कुछ इस तरीके से है। संथाल क्षेत्र 350 मीटर से 630 मीटर ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। सारा क्षेत्र वनों और पहाड़ियों से ढका रहता है जहाँ पर ये रहते हैं। यहाँ की शीत ऋतु का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी के महीने का तापमान 45 डिग्री हो जाता है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के महीने में होती है। 160 से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शीत ऋतु में मात्र 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, यानी कि ठंडियों में पानी नहीं बरसता संथाल जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर। इन मानसूनी जलवायु में विभिन्न प्रकार के वन और वन्य जीव पनपते हैं। यानी मानसूनी जलवायु बेसिकली जैसे अपने यहाँ पर बारिश होती है वैसे ही, क्योंकि भारतीय जनजाति ही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भैया, जनसंख्या आधिक्य से संबंधित विविध समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओवर पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाती तो उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, उनके बारे में बताएं। देखिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जनसंख्या की समस्या जटिल समस्या, मौलिक समस्या बन चुकी है, एक प्रधान समस्या भी है, क्योंकि जनसंख्या में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बन चुका है। अब इस पर ताली ठोक करके हम जो है इस पर एक फंक्शन रखें कि क्या करें। भारतीय लोगों में एक प्रकार जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, लोग नहीं जानते कि जनसंख्या क्यों आती है। लोग जानते हैं कि ये अल्लाह ने दिया है, भगवान ने दिया है इसको, इसलिए मतलब बढ़ती जाती। कुछ लोग तो भाई चूंकि पुत्र प्राप्ति के चक्कर में लड़का पैदा करवाते जाते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है 3 4 5 10 ऐसे होते चले जाते हैं, तो लड़का होता नहीं है, 4 5 6 लड़कियां हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि 4 5 लड़के हो गए, तो लड़कियों के चक्कर में लोग जो है सिस्टम बनाते रहते हैं। तो इस तरीके से दिक्कतें सामने आती हैं और जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। कुछ लोग तो अपने एक प्रकार से कुछ लोग लोगों के कहने से ऐसा करते हैं। ठीक है, कुछ मुस्लिम नेता हैं जो कि मुसलमानों को कहते हैं कि भाई जितना हो सके उतना आप लड़कों को बढ़ाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं, तो वो सब गलत बातें हैं। ठीक है, आपको बस क्या होता है, हम दो हमारे दो वाले प्रकरण पे आगे बढ़ना है। क्योंकि आपका लड़का होगा 4 5, तो कोई मुस्लिम नेता आपको पैसा देने नहीं आएगा कि आप इनको लोग खिलाओ पिलाओ। आपको ही जो है जाकर के मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने बच्चों का पालन करना पड़ेगा, तो गरीबी का सामना हो जाएगा, ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि ज़्यादा बच्चे ना हो, 2 3 हो जाएं, 2 हो जाएं बहुत हैं। ठीक है, एक लड़का एक लड़की हो जाए, या 2 लड़कियां 2 लड़के, कुछ भी हो जाएं, बस उतने में संपन्न रहें, ज़्यादा पाँव पसारने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या न केवल व्यक्ति और परिवार वरन देश और विश्व को भी हानि पहुंचाती है। जनसंख्या का अनियंत्रित विस्फोट व्यक्ति की योग्यता, स्वास्थ्य और प्रसन्नता को, परिवार के आर्थिक स्तर व उसके सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति को, देश की आर्थिक प्रगति व वैभव को, विश्व में शांति स्थापना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, जनसंख्या का अनियंत्रित गति से बढ़ना भारत जैसे देश के लिए एक गंभीर समस्या बना हुआ है। और भारत आप देखते हैं इसी वजह से बेरोजगारी, ठीक है, तमाम प्रकार के तमाम नशाखोरी, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। चूंकि जनसंख्या 4 5 लड़के हैं, एक दो नशा कर रहा है, बप्पा को कौन सा फर्क पड़ रहा है। दूठू दारू पिए पड़ा है, दूसरू गांजा पिए पड़ा है, उसे खंती में पड़ा रहा है देव का। पिता ऐसे कोई बताता कि भाई जाओ, तो तुम्हारा लड़का वो है वहाँ पड़ा है, पड़ा रहने दो, क्या करें, कितने को संभाले। तो ये चीज़ें हो जाती, जनसंख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
17वीं शताब्दी के आरंभ में, चूंकि उपकरण तमाम सारे उनका प्रयोग करें, उनके बारे में जाने, परिवार नियोजन के बारे में पढ़ें। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की जनसंख्या का अनुमान मोरलैंड के अनुसार केवल 10 करोड़ होने का था। 1750 में यह 13 करोड़ हो गई। 10 करोड़ होने का अनुमान लगाया था, लेकिन 1750 में एक जनसंख्या कितनी होगी, 13 करोड़ हो गई। फिंडले सिराज के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि की गति 2% प्रति शताब्दी थी, यानी एक शताब्दी में एक 100 वर्ष में 2% ज़्यादा बढ़ जाती थी। 1847 और 1850 के बीच भारत की अनुमानित जनसंख्या का लगभग 15 करोड़ थी, लेकिन यह अनुमान विश्वसनीय नहीं माने जाते। 1871 में पहली बार भारत की जनगणना की गई और जिसके अनुसार जनसंख्या 25 करोड़ थी। इसके बाद के प्रति शताब्दी में यानी हर 10 साल पर जनगणना होती रही। 2011 में जनगणना हुई, उसमें 121 करोड़ जनसंख्या हुई, ठीक है। और अब जो है 2021 की जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 140 करोड़ जनसंख्या जो है भारत पार कर चुका है, यानी नंबर 1 पर भारत आ चुका है। 20 करोड़ एक 10 साल में बढ़ रही जनसंख्या, आप सोचो कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन, प्रवास से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई माइग्रेशन? देखिए, जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को प्रवास कहा जाता है, यानी एक स्थान से जनसंख्या दूसरे स्थान पर जाकर के रहने लगी किन्हीं कारणों के बस, तो वो प्रवास कहा जाता है। प्रवास, प्रवास दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्प्रवास, एक होता है आप्रवास। आप्रवास माने जब कहीं दूसरे जगह से अपने देश में, अपने स्थान पर कोई व्यक्ति आकर के बसता है तो उसको बोलते हैं आप्रवास। लेकिन जब अपने गांव से, अपने यहाँ से, अपने देश से कोई बाहर जाकर के रहने लगता है, यहाँ से भाग जाता है, तो उसको बोलते हैं उत्प्रवास। तो उत्प्रवास माने जाना और आप्रवास माने आना। तो प्रवास दो प्रकार का होता है, उत्प्रवास और उत्प्रवास यानी जाना और आप्रवास माने आना, समझ रहे हो? तो ये होता है। प्रवास मात्र स्थान परिवर्तन ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय तत्वों को समझने का आधार भी है। यह सामाजिक और आर्थिक पक्षों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसांख्यिकी शब्दकोश के अनुसार अगर देखें तो कहा गया कि प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक प्रवासित या स्थानिक प्रवासिता है, जो एक भौगोलिक इकाई और दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच देखने को मिलती है, जिनमें रहने का मूल स्थान या पहुंचने का स्थान दोनों अलग हो जाता है। इस प्रकार का प्रवास अस्थायी होता है, इसलिए इसमें मानव का निवास अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति पहाड़ों पर रहता है, वहाँ पर कोई संपदा आई, लैंडस्लाइड हुई, तो वो आकर के मैदानों में रहने लगे, तो उसकी सारी चीज़ें भिन्न हो। जैसे कि जो अब देखते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, जो पर्वत पर पाए जाते हैं मनुष्य, उनका शरीर देखे कैसा होता है। आप कभी जम्मू कश्मीर मतलब वहाँ पर जाएँ, क्या नाम है, वैष्णो देवी को जाते हैं, तो आप देखते हैं उनका शरीर का चेहरा एकदम से लंबा लंबा होता है कश्मीर वालों का। ऐसे वहाँ पर जब जाए माता वैष्णो में, तो जो घोड़ा वोड़ा लेकर के जाते हैं, आप देखिए उनके चेहरे देखें कभी, उनका चेहरा अजीब टाइप का होता है, एक आपके चेहरे से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। जो मैदानी भाग के होते हैं, मैदानी भागों का चेहरा नॉर्मल होता है, पहाड़ी भागों का चेहरा उसी हिसाब से बनाया जाता है, वो उसी परिस्थिति में पैदा हुए हैं, उसी परिस्थिति में ढल गए हैं। आप थोड़े से और जाएंगे तो अलग अलग जगहों पर भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उनका चेहरा भी उसी हिसाब से रहता है। जैसे मैंने आपको प्रजाति हिसाब से बताया, प्रजाति में भेद करके, ठीक है। इसी प्रकार डेविड हीर कहते हैं कि अपने सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर के रहना ही स्थान परिवर्तन या स्थानांतरण या प्रवासन कहा जाता है इसी को, ठीक है। तो प्रवासन यही होता है, प्रवास यही होता है, दूसरे स्थान पर जाकर के रहना ही प्रवास होता है। आजीविका प्रवास को कैसे नियंत्रित करते हैं? आजीविका प्रवास कभी कभी लोग जो है, जैसे कि मान लेते हैं कहीं मैदान में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, गांव में उनके जीवन संबंधित चीज़ें नहीं हैं, उनके पास पैसा नहीं, तो लोग शहर जाकर के बसते हैं, लोग अलग जाकर के रहने लगते हैं वहाँ पर पैसा रखने के लिए या फिर अपने पेट पालन के लिए। हाउ डज लाइवहुड या लिवलीहुड इफेक्ट माइग्रेशन? सीमित संसाधन और बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से कृषि और अन्य क्षेत्रों में एक निश्चित जनसंख्या को ही रोजगार मिल पाता है। गांव में जैसे आप देखते 4 बीघा खेत है, तो 4 बीघा में 2 भाई हैं, अब 2-2 बीघा में अगर बोएंगे भी कुछ भी, तभी उनका पेट पालन नहीं हो पाएगा, तो उनको शहर जाना पड़ेगा पीओपी करने के लिए, पेरिस आप पालास्टर के लिए शहर जाएंगे। कुछ भी नहीं पढ़े हो, दिल्ली आप चले जाओ तो आपको पीओपी में लेबरई की नौकरी मिल जाएगी, 300-400 रुपये एक दिन का मिलता है, ठीक है। जो मिस्त्री होता है उसको 600-700 मिल जाता है इस समय, और जो है पीओपी कर रहे हो जाकर के, और वहाँ पर जैसे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो, बस आपको क्या करना है, एक पीओपी का बोरा होता है, उसी में आपको बस घोटना रहता है उसमें, और घोटिएगा तो वो एक नॉर्मली काम होता है। तो लोग क्यों जाते दिल्ली बम्बई? आप देखते शुरुआत में तो पीओपी करना पड़ता जाकर के, ठीक है, आप जानते होंगे अगर आप गाँव से होंगे तो, जिससे जनसंख्या का एक बड़ा भाग आजीविका की खोज में गांव से नगरों की ओर, शहरों की ओर भाग जाता है। उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकतर लोग जो है दिल्ली में जाकर के बसे हैं, बिहार के अधिकतर लोग आकर के बनारस में बसे हैं। आप ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे।
नगरों में निश्चित तौर पर अनेक प्रकार के आजीविका के साधन मिलते हैं। कोई जाकर के पीओपी करता है, कोई जाकर के ट्रू कॉलर पे काम करता है, मतलब कि उस पे वोडाफोन कंपनी में लग गया, कोई कहीं पर लग गया, कोई किसी फैक्ट्री में लग गया, कोई खाना बनाने लगा मेस में जाकर के, कोई कुछ करने लगा। मतलब शहरों में तमाम, कोई हॉस्टल में कोई टिफिन तैयार कर रहा है, कोई हॉस्टल में घास काट रहा है, गार्डन का काम कोई कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई निरमक फैक्ट्री में है, कोई साबुन बना रहा है, हर कोई कपड़े वाले फैक्ट्री में लग गया। तो हर एक काम वहाँ पर, चूंकि फैक्ट्रियाँ तो तमाम काम है, तो वहाँ पर लोग अपनी आजीविका के लिए जाते हैं शहरों में। यही कारण है कि भारत में गांव से नगरों की ओर प्रवास जो है ज़्यादा होता है। इसके अलावा जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या दबाव बढ़ने से जनसंख्या संतुलन में दरार पड़ जाती, जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, तो आजीविका के लिए विकसित और जो है सिंचाई से समृद्ध कृषि क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। मतलब कि वो लोग जैसे उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में विस्तृत कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि ने यूरोप, चीन और जापान से लोगों को आकर्षित किया है। तो यूरोप से, चीन से और जापान से लोग जो है लैटिन अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जाकर के रहने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जनसंख्या कम है। तो जनसंख्या जहाँ पर खूब घनी हो जाती, तो वहाँ से जनसंख्या घनी आबादी से लोग विरल आबादी की ओर भागते हैं। आप देखते होंगे आपके जैसे जो गांव के लोग शहरों में रहते हैं, शहरों से वो ऊब चुके हैं, वो शहरों से गांव में आना पसंद करते हैं, क्योंकि वो पैसा रुपया उनके लिए बेकार लगने लगा है। गांव में वो आकर के रहना चाहते हैं, गांव में उनको सोचते हैं कि 4 आदमी हम और जयराम करें। शहर में बैठे हैं, पैसा कितना कमा लो, शहर में सब 3 मंजिला 10 मंजिला बनवा करके रखे हैं, सब करोड़पति शहर में, कोई किसी का मतलब नहीं है। पैसा रुपया तुम्हारा बेकार है, कार खरीदे हो, कार खड़ी करने की जगह आपके पास नहीं शहरों में। गांव में क्या है, एक बढ़िया अगर कार खरीद लो और अपने मुहारब खड़ी करे रहो, भौकाल टाइट करे रहो, मुंह छेंट के संजग घूमो, भैया प्रणाम, भैया खुश रहो, ऐसे तमाम आशीर्वाद देने के लिए लोग, मतलब कि प्रणाम करने के लिए, भैया जयराम 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 भैया प्रणाम, प्रणाम भैया प्रणाम, नमस्ते भैया, तमाम लोग आपको जयराम भी करेंगे, आप कार लेकर के निकलो। लेकिन अगर शहर में आपके पास कार है, 2 कौड़ी की इज्जत आपकी है। अगर कार कहीं पर किसी के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, उसके चक्का चला गया दरवाजे के सामने उसके, ए कार पीछे कर कार इसको नाले, तो कार खड़ी करने जगह नहीं, लोग तरसते हैं कार कहाँ खड़ी है। ये स्थिति है। गांव में हो सही हो, 2 रोटी खाओ, 9 रोटी खा लो, वही माँ। लेकिन लोगों को क्या है भाई, जो अपनी स्थिति होती है वो पसंद नहीं आती है। मुझे भी कक्षा 12 पास किए, हमको बड़ा लगा कि भाई शहर बड़ा होता है, भाग गए कानपुर। वहाँ पर 4 साल कानपुर रहने के बाद में अपने हाथों का बनाया खाया, बना खा करके एकदम से, जब उसी में 2000 रुपये में पूरे महीने काटते थे, और उसके बाद में फिर कुछ दिन मेस में काम किया। सब कुछ करने के बाद में मुझे लगा कि भाई वो चकाचौंध भरी दुनिया, तमाम एक प्रकार से ऊबड़ खाबड़, तमाम सीटी, तमाम पीप पीप, शहर में गाँव में निकल जाओ एक बार में, पीप पीप पीप। शहरों में पार्क क्यों बनवाते हैं, घास फूस ही देखना है तो गाँव में ही देख लेते, पार्क में बैठ करके क्या। तो वहाँ पर लोग जाते शाम को पार्क में बैठ करके। आप देखो गांधी जी के विचारों पर लोग नहीं चलते हैं, गांधी पार्क में चलते हैं, गांधी जी के विचारों खंडन करते हैं। लेकिन शहरों में इसीलिए एक पार्क बनवा दिया गया गांधी पार्क के नाम से। चलो आप विचारों पे ना चल पाओ तो गांधी पार्क में तो चल लोगे। तो इस तरीके से आप देखिए तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो ऐसे में एक प्रकार से जनसंख्या, फिर आकर के मैं अपने घर पर ही सेटअप हो कर लिया, अपना घर पे ही रहने लगा। तो यही चीज़ें, फिर बनारस 2 साल रहा, कई सारी चीज़ें हुई। फिर अब अपने गोंडा में, अयोध्या में ही खुश है। निश्चयवाद का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनिज्म। निश्चयवाद अथवा पर्यावरण निश्चयवाद को पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। ठीक है, मानव क्या है, निश्चयवाद में कहा गया कि मानव प्रकृति का दास है। प्रकृति कंट्रोल करती है मनुष्य को, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, मनुष्य के सभी क्रियाकलापों को पर्यावरण पूर्ण रूप से कंट्रोल करता है। इस विचारधारा के मुख्य प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक रटजल। रटजल की शिष्या है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, इन्होंने इस विचारधारा को भी फॉलो किया। निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, पर्यावरणवाद, ये मैंने आपको पढ़ा रखा, देख लीजिएगा, वीडियो पढ़ा होगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो रटजल जो मानव भूगोल के जनक हैं, इन्होंने निश्चयवाद दिया कि भाई प्रकृति मनुष्य को कंट्रोल करती है। फिर इसके बाद में एक विचारधारा आती है संभववाद। वो कहती है कि मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल करता है, मनुष्य ने काफी हद तक प्रकृति को कंट्रोल कर रखा है, ये संभववाद कहता है, जिसको बीडाल डी लाप्लास ने दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में एक नव निश्चयवाद आता है। नव निश्चयवाद बेसिकली ग्रिफिथ टेलर वगैरह का मेरे हिसाब से है, फिर और तमाम विद्वानों ने उसको समर्थन भी किया है। तो उसमें क्या कहा जाता है कि भाई ना तो मनुष्य प्रकृति का दास है, और ना ही प्रकृति पर मनुष्य ने पूरा मतलब मनुष्य ने प्रकृति पर ना ही कंट्रोल कर रखा है, यानी मनुष्य ने एक प्रकार से प्रकृति पर अपना अधिकार भी नहीं कर पाया है, यानी प्रकृति और मनुष्य दोनों एक दूसरे से तालमेल बैठा करके चल रहे हैं। यही चीज़ें हैं। तो ये 3 विचारधाराएं आई बेसिकली। इसके अलावा उनकी शिष्या कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, एक इसी विचारधारा की समर्थक थी। इसके अतिरिक्त इमैनुअल कांट, हम्बोल्ट, चार्ल्स डार्विन, विकास के सिद्धांत देने वाले, कॉल रिटर नाम के एक विद्वान है वो,
अर्धकुंडे नाम की पुस्तक लिखते हैं। वारेनियस आदि की रचनाओं में पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा का अध्ययन मिलता है। तो ये है पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभववाद में क्या अंतर है? संभववाद पर्यावरण निश्चयवाद के बाद है। विडाल डी लाप्लास इसके समर्थक है और रेटजल इसके समर्थक है। रेटजल पर्यावरण निश्चयवाद देते हैं, ठीक है, और संभववाद जो है कौन देता है? मतलब क्या नाम है उनका? उनका नाम है भैया विडाल डी लाप्लास या वाइडल डी लाप्लास। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है और संभववाद के दोनों समझें एक लाइन में। पहली बात, मनुष्य प्रकृति का दास है। पर्यावरणीय निश्चयवाद कहता है कि मनुष्य जो है उसका कोई मतलब नहीं, प्रकृति उस पर पूरा कंट्रोल करती, प्रकृति जब चाहे मनुष्य को खत्म कर सकती है, ठीक है। संभववाद कहता है कि मनुष्य प्रकृति कठपुतली नहीं है, ठीक है, मनुष्य अपनी बल बुद्धि के बल पर जो है बैठा हुआ है और वो जमा हुआ है, प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर रहा है। दूसरा अंतर, मनुष्य के सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ऐसा पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी रेटजल कहते हैं, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजल। जबकि जो है विडाल डी लाप्लास वगैरह या फिर इसके समर्थक संभववादी विचारधारा पॉसिबिलिज्म वाले कहते हैं कि मानव अपनी बुद्धि और बल तथा कार्य कुशलता के आधार पर पर्यावरण को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से प्रभावित कर रहा है या करता है, ठीक है। तो ये दोनों विचारधाराएं अलग अलग है, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इन दोनों की विचारधाराओं को इकट्ठा करके एक नीतिवादी विचार मतलब नव निश्चयवाद आता है, रुको एंड जाओ सिद्धांत, जो इन दोनों की विचारधाराओं को फॉलो करता है और कहता है कि ना तो प्रकृति मनुष्य की दास है, ना ही मनुष्य प्रकृति का दास है, दोनों एक दूसरे से कन्वर्ट है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मानव प्राकृतिक शक्तियों के सामने तुच्छ, महत्वहीन और निष्क्रिय होता है, नियतिवादी विचारक मानते हैं, ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद वाले मानते हैं। जबकि मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियां मतलब मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों पर विजय पाने की क्षमता मनुष्य की लगातार बढ़ती जाती है, ऐसा संभववादी विचारधारा बताते हैं। तो इस तरीके से दोनों विचारधाराओं में मैंने डिफरेंस भी बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, नीतिवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, प्रश्न आ सकता है। क्रिटिकली एग्जामिन डिटर्मिनिज्म, नीतिवाद की आलोचना। देखिए, विभिन्न भूगोलवेत्ता नीतिवाद अथवा निश्चयवादी की कटु आलोचना करते हैं। वही निश्चयवाद के विरोध में मुख्य रूप से अधोलिखित आलोचनाएं देते हैं। पहला, नीतिवादियों का कथन है कि उचित जलवायु यानी समशीतोष्ण में ही सभ्यता का विकास होता है, परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जहां प्रतिकूल नीतिवादियों के अनुसार जलवायु में भी सभ्यता का विकास हुआ है। यथा मिस्र के रेगिस्तानी भाग में, एंडीज के बीहड़ प्रदेश में भी मनुष्य रहते हैं, ठीक है, जबकि नीतिवादी कहते थे कि उचित जलवायु में ही सभ्यता विकसित हो सकती है, लेकिन अनुचित जलवायु में भी आजकल सभ्यता विकसित हो गई है। यह आलोचना होती है, संभववादी लोग करते। दूसरी बात, नीतिवादी कहते हैं जिन्हें पिछड़ा दब्बू व धर्मांध घोषित कर रहे थे नीतिवादी, आज वही पश्चिम एशियाई देश खनिज तेल के बल पर संपूर्ण विश्व राजनीति के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी कि जो खाड़ी देश हैं, इराक, ईरान, अरब, सऊदी अरब, अमीरात, ये सब जो है यूएई वगैरह, आजकल एक प्रकार से उनके पास पेट्रोलियम है, चूंकि वहाँ पर बीहड़ था, उबड़ खाबड़ था, रेगिस्तान था, वहाँ पर मनुष्य का कोई मतलब अस्तित्व नहीं था ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर आज वो क्या है, पिछड़ा दब्बू धर्मांध थे, आज वही एक प्रकार से पूरा विश्व कंट्रोल कर रहे हैं, ओपेक के तमाम देश मिल करके। तीसरी बात, कुछ नियतिवादियों ने भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को उसके विकास में बाधा बताया था। वही भारत स्वतंत्रता के बाद से द्रुत गति से यानी खूब तीव्र गति से उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये सब एक प्रकार से आलोचनाएं नीतिवादियों की जा सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जान पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। पार्थिव के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। पार्थिवता का सिद्धांत, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। पार्थिवता क्या है? पार्थिवता माने होता है जैसे कि पार्थिव माने होता है पृथ्वी जो है, ऊपर से हमें पर्वत पहाड़ अलग अलग देख रहे हैं, ऊपर से हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये पर्वत है, पहाड़ है, समुद्र है, नदियां हैं, लेकिन अगर नीचे से देखें तो सभी प्लेट है, एक अलग अलग प्लेट है। तो वो पृथ्वी सब में आपस में एक जुड़ी हुई है, हिमालय और ये सब आपस में सब जुड़े हुए, नीचे नीचे सब जुड़ा हुआ है। हमारे ऊपरी भाग पर केवल अलग अलग चीजें फैली हुई हैं और नीचे से सब जुड़ा हुआ है, वही पार्थिवता है, ठीक है। यहाँ पर वन, वहाँ पर अलग अलग चीजें, लेकिन नीचे से सारी जमीनें एक जैसी हैं, ऐसा बताया पार्थिवता के सिद्धांत में। पार्थिवता सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं फ्रेडरिक रेटजल, ठीक है, जर्मनी के थे और ये बड़े विद्वान आदमी हैं, मानव भूगोल के जनक भी हैं। उन्होंने संपूर्ण इकाई को एक इकाई के रूप में माना कि पूरी पृथ्वी जो है एक इकाई है, पृथ्वी एक इकाई है और इसी इकाई पर ये सब आपस में जुड़े हैं, लेकिन कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर समुद्र हैं, ये सब ऊपर ऊपर हमको विभिन्नताएं दिखती हैं, लेकिन ये सारी विभिन्नताएं जो हैं एक में बेसिकली जुड़ी हुई हैं, उसी को पार्थिवता कहते हैं। संपूर्ण विश्व को उसके अलग अलग अंगों के रूप में ना देख करके उन्हें समाविष्ट रूप में देखा था इसने, फ्रेडरिक रेटजल ने। यदि हम पृथ्वी के बाह्य रूपों की ओर नजर डालें तो हमें उसमें अनगिनत विभिन्नताएं नजर आती हैं। कहीं एक और उत्तुंग पर्वत श्रृंखल निकल आता है, यानी कि हमको एक तरफ हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी गहरी खाइयां, जैसे कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है
लगभग 9 किलोमीटर या 8,848 मीटर ऊंची है, 9 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, वहीं 11 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा है मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो एक तरफ ऊंचे शिखर हैं, दूसरी तरफ समुद्र हैं, दूसरी ओर गहरी घाटियां हैं, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं स्थल है, कहीं समुद्र है। इन रूपों में सूक्ष्म स्तरों पर अनेक विभिन्नताएं नजर आती हैं। अगर हम देखें ऊपर ऊपर में तो तमाम चीजें आपको नजर आती हैं, तमाम विभिन्नताएं नजर आती पृथ्वी पर। यही नहीं, आप जलवायु देखें, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नजर आएंगी, मिट्टी अलग अलग है, वनस्पतियां सभी जगह पर अलग अलग है, जीव जंतु अलग अलग पाए जाते हैं, मानव के रहन सहन का स्तर अलग अलग है, खाना पाना अलग अलग खाते हैं, आचार विचार बोल चाल व्यवहार सबका अलग अलग है। ठीक है, पार्थिव एकता का सिद्धांत यह बताता है कि ये विभिन्नताएं मात्र बाहरी विभिन्नताएं हैं, केवल बाहर बाहर से विभिन्नताएं दिखती हैं। पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसमें एक सार्वभौमिक एकता मिलती है जो पृथ्वी के अंदर से जुड़ी। ये सारी विभिन्नताएं बस केवल ऊपर ऊपर दिखती हैं, लेकिन अंदर से सब एक जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये पार्थिव एकता का सिद्धांत कहता है, रेडजल ने दिया है इसको। रेडजल ने स्वीकार किया कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक से भौतिक नियम काम करते हैं। उदाहरण के रूप में जलवायु स्थान विशेष की प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी को प्रभावित करती है। मिट्टियां स्वयं वनस्पति व जलवायु से नियंत्रित होती हैं। ठीक इसी प्रकार से वनस्पति भी जलवायु एवं मिट्टी को प्रभावित करती है तथा उनसे प्रभावित भी होती है। विविध स्थल रूप जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऊंचे पर्वत आर्द्र हवाओं को रोक करके वर्षा करते हैं। छोटी छोटी कई नदियां मिलकर के बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं, समुद्र में गिरती हैं। तापमान के अधिकता होने पर जल वाष्पीकृत होकर के वर्षा करता है। इस प्रकार हम पृथ्वी की अनेकता में एकता का दर्शन करते हैं। बिडाल डी ला ब्लास नाम के एक विद्वान हैं, ठीक है, फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने पृथ्वी की मूलभूत एकता को स्वीकार किया था। वह मानते हैं कि मानव भूगोल के तथ्य प्रत्येक स्थान पर वातावरण से संबंधित हैं। वह स्वयं भौतिक दशाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनका विवेचन या व्याख्या केवल उन्हीं के मतलब की सभ्यता या उन्हीं की समग्रता से किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। वहीं पर विडाल डी ला ब्लास और फ्रेडरिक रेडजल दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं। एक नीतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं और एक संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं, लेकिन पार्थिवता के संदर्भ में दोनों ने एक प्रकार से मुहर लगा दी कि हाँ यही ठीक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले भाई, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आ चुके हैं। फ्रेडरिक रेडजल कौन था? इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम मानव भूगोल को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तावित किया, इसी वजह से इनको ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, रेडजल के अनुसार मानव प्रवास नियंत्रक घटक कौन कौन से हैं? पहला घटक है स्थिति का पारस्परिक महत्व। दूसरा है स्थान, चाहे वह केंद्रीय हो अथवा ध्रुवीय हो। तीसरा समीपवर्ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न हुई सीमाएं। इन सभी की वजह से लोग प्रवास करते हैं, प्रवास को ये सब नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल का आधार किसको माना है? जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल का आधार पार्थिव एकता के सिद्धांत और परिवर्तन के सिद्धांत को माना। जीन्स ब्रूंस ने, रेडजल ने भी माना, ठीक है, बिडाल डी ला ब्लास ने भी माना, सब ने माना। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल तथा मानव विज्ञान में क्या संबंध है? देखिए, दोनों में ही मानव की प्रजातियों का, उनकी शारीरिक बनावट का, जैविक लक्षणों के आधार पर विभिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण और अध्ययन किया जाता है। दोनों में परस्पर निकटतम का संबंध है, चाहे मानव भूगोल की बात की जाए चाहे मानव विज्ञान की बात की जाए, बात एक ही है दोनों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभ्यता के आधार पर मानव भूगोल में किन किन भागों में विभाजित किया गया है मानव को? सभ्यता के आधार पर मानव भूगोल को हम कई भागों में बांटते हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, भूमि शोषण का भूगोल, ठीक है, सामाजिक भूगोल तथा राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल, इस तरीके से हम बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, संभववाद की विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ था? संभववाद की विचारधारा का जन्म हुआ था फ्रांस में। ठीक है, संभववाद की विचारधारा के जनक कौन है? बिडाल डी ला ब्लास, फ्रांस के महान विद्वान भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका, संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं फेब्रे महोदय। ठीक है, फेब्रे महोदय ने संभववादी विचारधारा को जो है परिवर्तन किया है, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से जो है बिडाल डी ला ब्लास ने आगे बढ़ाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रणेता कौन है? ग्रिफिथ टेलर। मैंने आपको बताया था, ग्रिफिथ टेलर वह व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रजातियों का 7 वर्गीकरण किया। ग्रिफिथ टेलर वह व्यक्ति हैं जिन्होंने एक प्रकार से नव निश्चयवाद दिया, जिसको रुको एंड जाओ सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद। देखिए, नियतिवादी एक विचारधारक है, उनका नाम है क्या? क्या नाम है? फ्रेडरिक रेडजल। फ्रेडरिक रेडजल हो गए, कार्ल रिटर हो गए, एलन चर्चिल सैंपल हो गई।
ये सब एक प्रकार से हमबोल्ट हो गए, ठीक है, इमैनुअल कांट हो गए, इन सभी लोगों ने एक प्रकार से नियतिवादी विचारधारा को फॉलो किया कि प्रकृति का दास मनुष्य है, मनुष्य छोटा है, प्रकृति बड़ी है, प्रकृति मनुष्य पर कंट्रोल करती है, ये नियतिवादी कहता है। फिर उसके बाद में दूसरी विचारधारा आती है संभववादी। संभववादी विचारधारा में फेब्रे हैं, लुसियन फेब्रे जिनका पूरा नाम है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं विडाल डी ला ब्लास और उनके तमाम शिष्य वगैरह। ये सब फॉलो करते हैं किसको भाई? फ्रांस के विद्वान जो हैं ये सब लोग फॉलो करते हैं किसको? संभववाद को। कहते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता, अपने टेक्नोलॉजी के बलबूते पर प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है, प्रकृति को अपना दास बनाने की चेष्टा कर रहा है, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की एक प्रकार से पहल कर रहा है, ये संभववादी कहते हैं। लेकिन इन दोनों की विचारधाराएं बेसिकली बस केवल अपने अपने ही क्षेत्र तक सीमित हैं। लेकिन एक दोनों को मिलाकर के एक परिभाषा आई जो बाद में आई, नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद, रुको एंड जाओ सिद्धांत जिसको कहा जाता है, जिसमें ना तो प्रकृति मनुष्य का दास है, ना मनुष्य प्रकृति का दास है, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट है। वही बात देते हैं ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रसंभाव्यवाद की संकल्पना किसने दी है? प्रसंभाव्यवाद की संकल्पना OH के स्पेट नाम के एक विद्वान है, उन्होंने दी है। निश्चयवाद की विचारधारा को किसने दिया है? फ्रेडरिक रेडजल ने दिया है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा किस भूगोलवेत्ता या किस भूगोल के संप्रदाय के द्वारा दी गई है? वातावरण निश्चयवाद तो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने दी है, जिसमें फ्रेडरिक रेडजल जर्मन भूगोलवेत्ता है, उन्हीं के द्वारा। विडाल डी ला ब्लास ने कौन संकल्पना संबंधित दी है उनसे? संभववाद से संबंधित है ये विडाल डी ला ब्लास। कुमारी सेम्पल किसकी शिष्या हैं? रेडजल की शिष्या हैं। कुमारी सेम्पल जो है अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, ध्यान रखेंगे। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये टेलर है, ग्रिफिथ टेलर ने पुस्तक को लिखा है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, कपाल सूचकांक का सूत्र क्या होता है? कपाल सूचकांक बेसिकली प्रजातियों का जब वर्गीकरण करते हैं, प्रजातियों का निकाला जाता है कपाल सूचकांक। कपाल सूचकांक बराबर तो सिर की कितनी चौड़ाई है, सिर की चौड़ाई को भाग देते हैं सिर की लंबाई से और गुना 100 कर देते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की सिर की चौड़ाई जो है 50 है और उसकी सिर की लंबाई कितनी है? सिर की लंबाई उसकी कितनी है? 200 है, लंबाई सिर की 200 है, चौड़ाई 50 है, तो गुणा 100 कर देंगे, निकल आएगा 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 25 संयम यानी 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 25, यानी उसका क्या है? कपाल सूचकांक 25 हो जाएगा। तो कपाल सूचकांक इस तरीके से निकाला जाता है, सिर की लंबाई, सिर की चौड़ाई को भाग देते हैं सिर की लंबाई से और गुणे में 100 कर देते हैं, कपाल सूचकांक निकल आता है जनजातियों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी जनजाति की आपको कपाल मतलब कि किसी प्रजाति की कपाल सूचकांक निकालना हो तो उसकी सिर की लंबाई पहले नाप लें, लंबाई के बाद में उसकी चौड़ाई नाप लें। लंबाई मान लेते हैं उसकी 100 है, चौड़ाई 50 है, तो 50 ऊपर होगा 100 नीचे होगा, गुणे कर देंगे यानी 50 उसका कपाल सूचकांक निकल आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। विभिन्न प्रजातियों का द्रावण पात्र किसे कहा जाता है? भारत को विभिन्न प्रजातियों का द्रावण पात्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रजाति प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्रजाति प्रवास का कटिबंध सिद्धांत जो है हक्सले, प्रोफेसर हक्सले ने प्रस्तुत किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, शिरस्य सूचकांक किसके मानव का सूचकांक है? किसके मापन का सूचकांक है? शिरस्य सूचकांक। शिरस्य सूचकांक जो है मस्तिष्क के आकार के मापन का सूचक, मस्तिष्क के आकार को मापने के लिए शिरस्य सूचकांक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? एस्किमो के घर को इग्लू कहा जाता है। एस्किमो शिकार के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हार्पून नाम का भाले का प्रयोग करते शिकार करने के लिए, मैंने खूब पढ़ा रखा है इन चीज़ों को। कौन सी जनजाति कच्चा मांस खाती है? एस्किमो जनजाति जो है कच्चा मांस खाती है। क्राल नामक घर कौन सी जनजाति के निवास करते हैं? तो क्राल नाम के घर में मसाई जनजाति के लोग निवास करते हैं। बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल के निवासी हैं। बुशमैन जो है दीमक को चावल के रूप में खाते, जो दीमक होती है उसको चावल के रूप में खाते हैं बुशमैन जनजाति के लोग, ठीक है। मसाई का निवास क्षेत्र कहाँ है? मसाई जो जनजाति है पूर्वी अफ्रीका में रहती है। इन सभी को मैंने पूरा पढ़ा रखा है, पूरा फोटो तो दिखा करके आपको बताया है, वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर ही पढ़ा होगा। सेमांग जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? सेमांग जनजाति के लोग मलेशिया वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, एस्किमो का निवास क्षेत्र कहाँ है? टुंड्रा प्रदेश जो ठंडा इलाका होता है वहीं पर एस्किमो रहते हैं। इग्लू नाम का घर बनाते हैं, जो बर्फ का घर होता है, गोला गोला, उसमें छिद्र होता है निकलने के लिए, बाकी जो है पूरा ढका होता है, अंदर से चमड़े लगा दिए जाते हैं। बर्फ का बड़ा बड़ा घर होता है जिसमें इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का घर होता है इसमें ऐसे, ठीक है, इग्लू टाइप का घर ऐसे होता है। हार्पून नाम के भाले से शिकार करते हैं। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है, जो दीमक को चावल के रूप में ग्रहण करती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, सेमांग जनजाति का
मतलब की प्रमुख व्यवस्था क्या है? वन उत्पादों का संग्रह करना सेमांग जनजाति का प्रमुख व्यवसाय, यानी कि वन के जो तमाम प्रकार के प्रोडक्ट हैं उन्हीं को इकट्ठा करते हैं सेमांग जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश। गोंड जनजाति भारतीय जनजाति है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में गोंड जनजाति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय है कृषि करना और पशुपालन करना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ऐसे ही हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, हिंदी का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर तैयार हो रहा है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 8 इकाइयों से बनने वाले हैं। आपकी परीक्षा में 100 to 100% सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका आंसर भी साथ में आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, हिंदी का भी, ऐसे ऐसे जियोग्राफी का आपने देखा तो जियोग्राफी का आंसर पीडीएफ में, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, लिखित में सबका मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव लिखित सभी टाइप की तैयारी हो रही है। क्रेश कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। कम समय में परीक्षा की तैयारी के लिए क्रेश कोर्स लॉन्च कर दिया गया शुक्ला सिटी पॉइंट के द्वारा। 91 61 93 60 62 पर तुरंत एसएमएस करें और क्रेश कोर्स में आज ही ज्वाइन कर लें। इस पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करें, क्या अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके तुरंत एसएमएस कीजिएगा। जैसे आज हमने लगभग 1.5 घंटे की क्लास ये ले चुका हूँ, उसी तरीके से और भी क्लासेस आपकी मिलती रहेंगी इसमें। इन्हीं 2 3 4 5 क्लासेस को देख करके आप परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी क्लासेस जो आप क्लासेस देख रहे हैं, ये क्लास, इसकी पीडीएफ, इसके अलावा और तमाम प्रकार की जो पीडीएफ वगैरह आपको प्राप्त करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में 2 3 4 सालों में, वो सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है सब कुछ आपको मिल जाएगी आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कम समय परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप 100 रुपये फीस जमा करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा दीजिएगा, स्कैनर आपके पास भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये मात्र फीस जमा करनी होगी। उसके बाद में आपको केवल जियोग्राफी का नहीं बल्कि आपके सभी सब्जेक्ट का, आपका जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी की तैयारी आपकी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में करवाई जाएगी, जिसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। माइनर वैसे होगा नहीं, माइनर अगर होगा तो उसकी भी, माइनर वैसे होता नहीं है। माइनर फर्स्ट ईयर में केवल एक बार होगा, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में आप दे दो चाहे सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट में अगर हुआ तो सेकंड में नहीं होगा, सेकंड में अगर होगा तो फर्स्ट में नहीं होगा। ठीक है, ऐसे थर्ड में होगा एक बार, फोर्थ में नहीं होगा। फिर इसके अंदर 2 बार केवल माइनर पेपर देना होता है, फिर माइनर पेपर आपका नहीं देना होता है। फिर उसके बाद आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो एक मेजर भी आपका छूट जाएगा, 2 ही सब्जेक्ट आपके बचेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा एक को करिकुलर आपको हमेशा देना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी सेमेस्टर में आपको को करिकुलर देना पड़ेगा। तो को करिकुलर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, किसी किसी में मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन, दोनों टाइप के एक प्रकार जो आपका होगा, जो आपने भरा होगा, दोनों मैं सेंड कर दूंगा। जो भी आपको पढ़ना होगा आप पढ़िएगा, जो आप बताएंगे वो आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। तो मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब मिलेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो रही तो ऑब्जेक्टिव भी लिखित हो रही, लिखित भी, क्योंकि सभी के मॉडल पेपर अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव की अब की बार आंसर के साथ में पीडीएफ मिलेगी, यानी उसके आंसर भी आपको मिले रहेंगे। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, तुरंत आप पीडीएफ प्राप्त करें मात्र 100 रुपये फीस में। केवल 100 रुपये फीस में सब कुछ आपको मिलने वाला है। मेरे हिसाब से इससे बेहतर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी। अगर आप सीरीज लेते तो आपकी 600 रुपये की सीरीज हो जाएगी लगभग में, या 300 रुपये की आपकी सीरीज पड़ जाएगी। ठीक है, आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज लेंगे तो 5 6 को 30, 300 रुपये की सीरीज पड़ जाएगी। ठीक है, आप लेकिन अगर हमसे जुड़ेंगे तो क्लास भी मिलेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिलेंगी और आपको कितने, मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।